देखो वायु प्रदूषण समझ लो, वायु प्रदूषण क्या बला है, ध्यान तो सुन लो अच्छे तरीके से। ठीक, सबसे पहली बात, वायु प्रदूषण में जो कंट्रोल करने वाले हमारे यहाँ संस्थान है उसका नाम है सीपीसीबी। सीपी सबको पता उसका नाम, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सही बात है, भारत में जितने प्रकार के प्रदूषण है ना सब पर कंट्रोल करने वाली संस्था यही है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यही नाम है इसका। सीपीसीबी कब बना था? 1974 में। यार यहाँ देख लो फटाफट, देते स्पीड तो सुनूंगा मैं। बात चल रही वायु की, तो वायु के लिए जो हमारे लिए एक अधिनियम है हमारे यहाँ जो काम कर रहा है वायु के लिए, उसका नाम है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रदूषण निवारण निवारण नियंत्रण। ये मैंने तो पहले याद करवाया था, डंडा बजा बजा के काम आवा बजा, तो वही बात है। नियंत्रण, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, अधिनियम 1900, ये हमारे यहाँ एक एक्ट काम कर रहा है। इस एक्ट के आधार पर इस अधिनियम ने इस वाली संस्था को शक्ति दे रखी कि यो ना वायु के लिए, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए, निगरानी करने के लिए और कार्यवाही करने के लिए, उसके लिए मानक जारी करने का सारा काम इसका ही हो। मानक जारी करना, कार्यवाही करना और उसके लिए क्या स्टैंडर्ड तय करना, सारा काम इसी संस्था का हो, सीपीसीबी का। सीपीसीबी को ताकत शक्ति कहां से मिली? इसे शक्ति मिली वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 तक। याद रहेगी बात है, ये तो अधिनियम। एक और अधिनियम है ना, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम, वो कब का? 1974 का। उस टाइम पे सीपीसीबी बनी थी। ठीक, और ध्वनि प्रदूषण के लिए भी सीपीसीबी ही काम कर रहा हमारे, याद रहेगी बात है। अब यहाँ चर्चाओं में क्यों? चर्चाओं में इसलिए ध्यान से सुनना, वायु प्रदूषण में यहाँ न्यूज क्यों चर्चाओं में, यहाँ और इससे क्या सवाल बन सके, क्योंकि जो चर्चाओं में न्यूज रहेगी ना उससे क्या सवाल बन सके समझ लो। देखो हमारे पास ना बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट वे हैं जहाँ कोयले का उपयोग करके बिजली को बनाया जा। और जब कोयले का उपयोग करके बिजली को बनाया जा ना तो वहां तक निकले बहुत सारी गैसें। अब ये जो गैसें हैं ना वे कर हमारे यहाँ प्रदूषक का काम। अब हमारे यहाँ जो सीपीसीबी ना सीपीसीबी ने हमारे यहाँ 12 प्रदूषक जारी कर रखे, 12 प्रदूषक ऐसे जो जारी कर रखे वे प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। 12 के 12 का नाम बता रहा हूँ, एक प्रकार देख लो तुम्हें है। एक तो हमारे NH3 भी है C6 भी है, बेंजोपाइरिन भी है, SO2 भी है, SO2 भी है। उसके बाद ये हमारे पास ये NO2 भी है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोजन भी है, CO2 है, CO2 नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 नहीं है। CO2 कार्बन प्रदूषक का काम नहीं करता हमारे यहाँ से। लेड भी है, सीसा, आर्सेनिक भी है, आर्सेनिक भी है। ये सारे के सारे हमारे प्रदूषक, उसमें तो 12 प्रदूषकों में एक है SO2। तो ये जो जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना हमारे यहाँ से, थर्मल पावर प्लांट मतलब जहां भी, क्योंकि कोई भी जीवित कोशिका हो उसमें 6 बेसिक एलिमेंट हो हमारे, ध्यान से समझ लो। 6 बेसिक एलिमेंट, उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, उसके अंदर कार्बन होगा, उसके अंदर सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, उसके अंदर सल्फर होगा। कितने होगा? 5। एक और रहेगा, कौन सा बताओ? कार्बन बता दो मैंने तुम। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा, एक कार्बन होगा, एक उसके बाद हमारे पास क्या होगा? सल्फर होगा, उसके बाद क्या होगा? आर्सेनिक होगा, फास्फोरस और एक नाइट्रोजन। तो कितने तत्व हो गए? 6। किसी भी जीवित कोशिका के अंदर 6 बेसिक एलिमेंट पाए जाएंगे। याद रखनी बात है, याद रहेगी बात है। तो कोई भी जीवित कोशिका जब उसका दहन करोगे ना तुम जब जलाओगे, अगर एक जीवित कोशिका ना, किसी जमाने में जीवित कोशिका रही इसके अंदर जाने प्राण नहीं, लकड़िया या जीवित कोशिका रही से जलाओगे ना इसके अंदर तो पक्की बात है कोई सा एक एलिमेंट जरूर निकलेगा या 2 भी निकल सके एक साथ। लकड़ी को जलाओगे तो धुआं निकलता, वो धुआं के अंदर हो नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में और वो प्रदूषक का काम करेगा। समझ आई बात है? जो मैंने बताया 6 बता दिया मैंने, तुम्हें क्या बताया। किसी भी जीवित कोशिका को जलाओगे ये 6 बेसिक एलिमेंट निकलेंगे समझ में आई बात या? तो जो हम कुछ भी जला रहे हैं, कोयला एक जीवित कोशिका, वो जीवित कोशिका कैसे आज तक कई करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी नीचे सड़े गले जो पदार्थ थे वे दब गए थे और दबने के बावजूद पर क्या हुआ? वो उष्मा का दाब पड़ता रहा और उष्मा के कारण पिघलते रहे। तो वो जीवित कोशिका ही होती है, क्या है? और जीवित कोशिका को तुम बाहर निकाल कर लाकर जला रहे, उसका दहन कर रहे, और दहन करने में तो उसके अंदर तो सल्फर निकलेगा। ऐसे ही जहां भी जितने भी थर्मल पावर प्लांट है ना उसकी जो चिमनियां लगी हुई सामने उसमें तो निकलता है सल्फर, और वो सल्फर जाकर ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्शन, तो वो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा SO2, और वह SO2 वह खतरनाक वायु वह प्रदूषक का काम करती है। और वह SO2 वहां ऊपर हाइड्रोजन उसके साथ जल की छोटी छोटी बूंदे बादल हो उसके साथ रिएक्शन करके वहां सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में तेजाब के रूप में बरसती है। और भी इसके बहुत सारे इंपैक्ट हमारे यहाँ। कुछ सल्फर डाइऑक्साइड हो तो बात होगी सारी सल्फर डाइऑक्साइड की, यानी इसलिए चर्चाओं में आई सल्फर डाइऑक्साइड को हमें कम से कम करना। तुम्हें खुद ही जानकर हैरानी होगी पूरी दुनिया में SO2 पैदा करने के मामले में, सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करने के मामले में पहले नंबर पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड हम निकाल रहे, सबसे ज्यादा। सिलीगुड़ी है हमारे यहाँ से, पता कहाँ पर है सिलीगुड़ी? थर्मल पावर प्लांट है, वहां से बिजली का सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा 500 टन से भी ज्यादा SO2 निकाल रहा हो, 500 टन से भी ज्यादा SO2। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक और तलछर कहाँ से? उड़ीसा में।
उड़ीसा में पड़े, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में SO2 निकाल रहा है। तो सवाल सरकार ने पता क्या कहा था 2015 में, उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति केस ले गए थे, ये कह रहे थे ये जो थर्मल पावर प्लांट लगे हुए इन्हें बड़ी मात्रा में जो SO2 निकाल रहे हैं, 2015 की बात बता रहा हूं मैं, तो 2015 में जब SO2 निकाल रहे हैं तो इन SO2 को क्यों नहीं बंद कर रहे तुम, इससे हमारे जीने के अधिकार का हनन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि अपने यहाँ चिमनियों में ऊपर जाकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगाओ, उसे हम फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। फ्लू गैस, ये चिमनियों के अंदर जो फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी, फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी ये लगानी है इसके अंदर। फ्लू गैस डीसल्फ वो गैस में चिमनी के ऊपर जाकर लगा देंगे, और लगाने के बावजूद पता क्या होगा, ऊपर से जल टपकता रहेगा, और जैसे जल टपकता रहेगा वो पता क्या करेगा, जो गैस बाहर निकल कर जाएगी उसके अंदर ऑक्सीजन भेज जाएगा, और जो सल्फर है ना, सल्फर की जो कलिक होगी, राख होगी, उसके अंदर ही पड़ी रहेगी, बहुत कम मात्रा में सल्फर बाहर निकलेगा, जाने का नहीं सल्फर बाहर, सल्फर अंदर ही रह जाएगा। और जब सल्फर बाहर नहीं जाने का जो समझ जाओ, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करने का, SO2 नहीं बनने की, ऐसा करके हमारा काम होगा। हुआ क्या, जिसे भी ऑर्डर दिया गया था ना, या फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी, फ्लू का मतलब, फ्लू गैस का मतलब क्या है, जो प्रवाहित होने वाली गैस है, बहने वाली गैस है। डीसल्फ्यूराइजेशन जैसे हमने कहा डीकार्बोनाइजेशन, तो उसका मतलब उसके अंदर से कार्बन हटाना। अब उन्होंने कहा डीसल्फ्यूराइजेशन, तो जितने भी यूपीएससी में पेपर आवा ना, साला पेपर आवा, उसमें कुछ नाम ऐसे आवा, इसका इसमें से कौन सा है, तो उसने नाम को तोड़ तोड़ कर निकाल ले करो, कुछ संधि विच्छेद भी काम करो, क्योंकि जो शब्द बनाया गया उसके नीचे तो लिखा हुआ। सही बात है, हर चीज नहीं तुम पढ़ सकते बिल्कुल भी, इसी बात को दिमाग में धारण कर लो, नहीं तो पढ़ाई कभी खत्म नहीं होने की, अगले साल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें बार बार PYQ को कर बार बार उसके ऑप्शन की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। समझ बात या 25-30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन के बाद यूपीएससी पेपर सब ठप बोलो, फिर वहां गेसिंग पावर काम करो, जो तुम टेस्ट में अपनाओगा वहां गेसिंग पावर काम आओ, कंटिन्यूटी के साथ उस गेसिंग पावर को डेवलप करना, मार नहीं पड़ेगा तुक्का। तुम सोच रहे कि 25 करके बैठ जाओ, 35 करके नहीं, 50 के आसपास 60 के आसपास क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और ये 50-60 क्वेश्चन में उसके कब जाना पड़ेगा, कुछ तो अपने जो सही है उसे निकाल लो एक तरफ, फिर क्या करो 20-25 की गेसिंग पावर लगानी पड़ेगा, तोड़ तोड़ वो कैसा शब्द होता, जैसे मैंने फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी, मैंने इसका क्वेश्चन करा 2018 में था, इसका क्वेश्चन PYQ कर रहा था, मैंने कहा अच्छा फ्लू बहना, गैस कोई गैस होगी बहरी होगी, डीसल्फ्यूराइजेशन का मतलब सल्फर को हटाना, अच्छा टेक्नोलॉजी तकनीक, और ऑप्शन में तुरंत मिलेगा, इतना ही नाम था, ना तो कुछ मैंने पढ़ा ना देखा, ना जब तक मैंने पढ़ा नहीं था तब इसका PYQ कर रहा था, समझ गए। तो ये टेक्नोलॉजी लगानी, जब जाकर ना SO2 को बाहर निकलने से रोका जा सके। 2015 में ऑर्डर दिए थे, दिक्कत क्या हुई पता क्या हुई, हमारे यहाँ इतने सारे थर्मल पावर प्लांट, केवल 77 यूनिट ऐसी, उनमें ही इस टेक्नोलॉजी को लगाया गया, 77 यूनिट ऐसी है, उनमें ही इस टेक्नोलॉजी को लगाया गया। तो सरकार इसे जो ना पर्यावरण मंत्रालय हमारा जो CPCB, वो भी इसे लेकर बहुत चिंतित, समझ नहीं बात, या वो भी से चिंतित, और जो पर्यावरणविद जो NGO चला रहे पर्यावरण को लेकर बचाने, पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चला रहे, वे भी इस चीज को लेकर चिंतित, वे बार बार सुप्रीम कोर्ट में धरे रहा। समझ में आई बात या, अब समस्या क्या है, इस टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं लगा पा रहे हैं जितने भी थर्मल पावर प्लांट, एक तो टेक्नोलॉजी बड़ी महंगी है और विदेश से आयात करना पड़ा, यहाँ नहीं काम करता। अगर तुम इसे फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी को 5 मिनट के लिए डाल के यूट्यूब पर देख लोगे ना, तो बड़ा मजा आएगा, तुम्हें पता लग जाएगा इसे कैसे रोक गया, उसका एक मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा प्रोसेस है। जब इंजीनियरिंग कर रहा ना कोई छात्र, बीटेक कर रहा हो तो उसके अंदर, और केमिकल इंजीनियरिंग तो बीटेक कर रहा हो तो उसमें सब पढ़ाया जा, फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी, यूट्यूब पर डाल दो आराम से जाएगा, 5 मिनट में पूरा समझा चला जाएगा कैसे टेक्नोलॉजी है, किस तरह से सल्फर को हम हटा दो, नाम ही डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी। यूपीएससी सिर्फ इतना पूछा है इस शब्द का मतलब किस था, समझ बात है। अच्छा थर्मल पावर प्लांट था, वृक्षों से संबंधित है, समझ बात है। यह बिजली की जो कोयला जल रहा है उसके अंदर से सल्फर को निकालने से संबंधित है, तो मेन चीजें समझ, हम शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसके करीब पहुंचना, जो बच्चों शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसके करीब पहुंचेगा ना, वो आराम तो उत्तर के करीब पहुंच जाएगा। 4 उत्तर में उसके तुम्हारे सामने लिखे हुए, समझ में आई बात, 4 उत्तर प्रश्न के, समझ बात, और उत्तर तुम्हारे सामने निकल रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तोड़ तोड़ कर उसके करीब जाओ, मेन मकसद तो सवाल करना, सही बात। ये नहीं निर्भर करता कि तुमने पर्यावरण पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मेन मकसद ये हो कि तुम पढ़ रहे और लगातार पढ़ रहे और उसके तुम क्वेश्चन के करीब से पहुंच रहे, उसके तरफ वो कहां से सीखोगे, वो सीखोगे यूपीएससी की PYQ बार बार, मेन चीज है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। तो फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी पता लग चुका, क्यों चर्चाओं में आया। सरकार ने ऑर्डर दे दिया, पर्यावरण मंत्रालय, सरकार ने क्या कहा, सरकार का मतलब पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि 2022 तक हम इस टेक्नोलॉजी को लगा देंगे, इस टेक्नोलॉजी को सभी थर्मल पावर प्लांट में लगा देंगे। 2023 भी चला गया, फिर इसकी लिमिट को बढ़ाकर मैंने 2025 तक कर दिया, कहीं कहीं कि 2025 तक लगाएंगे, इसलिए चर्चाओं में आया। यूपीएससी क्या सवाल पूछेगा, ये भी नहीं पूछने का, समझ बात है। वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा ये फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी पर सवाल पूछ सके। मैंने से पहले ही कह रहा हूँ, फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन टेक्नोलॉजी, इसे ना शॉर्ट मान लेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल
समझ बात, तुम देख लोगे प्रोसेस कहाँ कौन सी गैस आ रही है, ये तो तुम्हारे वैसे भी दिमाग बढ़ा, मैंने भी देख के खुद रिसर्च कर, मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा केमिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक हो, इतना पूछने का भी नहीं। समझ में आई बात है क्या कहने की कोशिश करी जा रही। 2022 तक कहा था हम खत्म कर लेंगे, लेकिन 2022 भी चला गया और 23 भी बीत गया पूरा का पूरा, आया 2024, अब 2025 तक बता रहे कि 2025 तक इस टेक्नोलॉजी को, इस वाली टेक्नोलॉजी को, तकनीक को लगा लेंगे अपने थर्मल पावर प्लांट में। वही जो मैंने तुम्हें पहले पीछे पढ़ाया, बार बार जो तुम्हारे पास एक सोर्स है ना, उसे बार बार पढ़ो, जो मल्टीपल रिवाइजन करेगा ना एक ही सोर्स का, बार बार उस चीज को पढ़ता रहेगा, बार 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 पढ़ता रहेगा, उसका नंबर ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। सही बात है। जो अन्य सोर्स के पीछे भागेगा, यो भी पढ़ लूँ, यहाँ तक भी, यहाँ तक पढ़ लूँ, यहाँ तक पढ़ लूँ, यहाँ तक पढ़ लूँ, एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी हो, समझ बात है, वो कितनी चीजें पढ़ सको और कितनी चीजें पढ़ने के बावजूद दिमाग में रख सको। समझ में आई बात है, कितनी चीजें पढ़ सको, कितनी चीजें दिमाग में रख सको। जब तक चीजों को तुम बाईपास नहीं करने के ना, जैसे मुझे पता लग रहा इसमें 20 न्यूज, तो 20 मतलब मैं सोचू 20 तो उसमें क्वेश्चन भी नहीं आने के, 20 तो क्वेश्चन भी नहीं आने के, तो जब तक मैंने ये नहीं सोचना है ये क्वेश्चन आ सको। चैप्टर 5-4 चैप्टर है इसमें, एक तो जैव विविधता होगा, एक पर्यावरण प्रदूषण होगा, उसका आपदा वो प्रबंधन होगा, और उसका दूसरे बात जलवायु परिवर्तन होगा, और कुल मिलाकर वही 20 क्वेश्चन आने। तो 20 क्वेश्चन आने और मैं 20 न्यूज पढ़ा रहा, तो जब तक हम बाई पास नहीं करने वो कैसे करोगे, पीवाई क्या बार बार देखोगे। अच्छा किसी स्पीसीज का नाम जरूर पूछो, कोई प्रजाति हो, बार बार पूछ रहा है तो इंपोर्टेंट खुद ही हो जा। अभी मुझे यहाँ तो कुछ भी इंपोर्टेंट लगा ही नहीं, अब मैं जब इसके अंदर तो पढ़ने जाऊंगा ना, तो वहाँ तो कुछ इंपोर्टेंट बात निकाल लूंगा, तो मुझे लगेगा हाँ यहाँ खुद ही आ सको, ये होगा और क्या है। आ जाओ न्यूज आ जाओ, पता लगा न्यूज का मतलब क्या है। न्यूज अब जो मैंने जब न्यूज पढ़ाएंगे ना, वो तुम्हारे लिए कचरा बनेगी, पढ़ के देखो जैसे न्यूज नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, और कचरा बन गई वजह, देखो पढ़ेगा। मेन इंपोर्टेंट बात जो थर्मल पावर प्लांट है ना, इसमें तो निकला क्या, इसमें तो एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे, क्यों निकलेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें, तो क्यों निकलेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें थर्मल पावर प्लांट में। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, जैव ईंधन है, वो सजीव चीज थी किसी जमाने में, सजीव कैसे थी वह, आए तो करोड़ों वर्ष पूर्व डायनासोर दब के नीचे मर गए थे, तो डायनासोर सजीव नहीं आते, तो डायनासोर तो याद रख लो। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट में क्या निकलेगा, बड़ी मात्रा में SO2 भी निकलती है, SO2 निकलती है नहीं निकलती है बड़ी मात्रा में, उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, अच्छा पारा भी निकलता, पारा, लेड, सीसा, PB, याद रहेगी बात है, बड़ी मात्रा में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता, ब्लू बेबी सिंड्रोम यही पूछे पे जाकर, इस तो हो नहीं होता, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखना बात है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या हो, जो शरीर हो ना बच्चे का वो नीला पड़ना स्टार्ट हो जा, इसलिए ये फैक्ट्री जहां भी लगाई जा रही है, PB फैक्ट्री लगाने से इसलिए मना करा जा, ये फैक्ट्री लगाओ, जहां भी औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाएंगे ना, औद्योगिक घराने, वो क्या करेंगे, आसपास के जो बच्चे हो ऑटोमेटिक उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियां पनपेगी उस क्षेत्र में। अभी देखा नहीं कुछ महीने पहले डेंगू कितने तेजी के साथ फैला था, कारण यही है, कारण यही है। आगे पढ़ो देखो, अच्छा पढ़ लो एक बार पूरी नजर। कोयले से बिजली उत्पादन करने वाली 77 यूनिट कोयला संयंत्रों ने फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन टेक्नोलॉजी को बॉयलर स्थापित किए। 77 यूनिट ना, 77 कोयला, देखिए लिखा हो कोयला संयंत्र, कोयला जलाने वाले वो संयंत्र 77 नहीं करे भारत में, कुल मिलाकर पता क्या है, वे 8% भी नहीं है। यानी भारत में ना अगर 100 थर्मल पावर प्लांट है ना, तो 100 में तो केवल 8% नहीं अपने यहाँ इस वाली टेक्नोलॉजी को लगाया। कितनी बड़ी बदतमीजी वाली बात है, समझ नहीं बात है, क्या करने कुछ कर जाए। 2015 तो प्रयास कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा था लगा लो चोरी टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ से। और ये सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सारा रोड़ा इसका हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का। दुनिया के लोग हम ना, जब दुनिया के मंचों पर जब हम कोप की मीटिंग में वे हम बार बार बेइज्जती कर रहे, क्यों आया, सबसे ज्यादा CO2 निकालो तुम, CO2 नहीं, SO2 निकालो तुम, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा SO2 निकालो तुम, भागो यहाँ तक। देखिए नहीं हमारे यहाँ जो सब हो, मनुष्य का सब नहीं जलाते का, जब मनुष्य का सब जलाओ ना तो उसके अंदर से बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकला। जिस एरिया में बिहार वाला इलाका होगा, बिहार वाले इलाके में पता क्या हुआ था, सुन लो, बिहार वाले इलाके में क्या हुआ था, जो कोरोना के टाइम पर ना जो सब थे वे जलाए गए थे बड़ी मात्रा में। अब जब नदी के किनारे जलाए गए थे, जब नदी के किनारे जलाए गए थे ना, तो वहां पता क्या हुआ, वहां से बहुत सारे पक्षी मरने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वहां की मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गई। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गई, वह ना उन पक्षियों की आंखों में जाकर चुभा, मनुष्य की आंखों में भी जाकर चुभागी, तुम्हारा तंत्रिका प्रभावित कर देगी, मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचागी, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचागी, और तुम्हारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचागी, और तमाम तरीके के तुम्हारे अंदर ना वो कैंसर जैसे पेशेंट बन जाओगे तुम, रसोली होनी स्टार्ट होगी किसी को। ये क्या हो, पदार्थों का एक्सीज मात्रा में, इसे हम जैव संचय के नाम तक जानते हैं, जैव संचय, समझ नहीं बात, जैव खाद्य संकलन मजा एक प्रकार का, ऐसे वर्ड आते रहा, टेस्ट दोगे तो आते रहा, जैव आवर्धन हो, जैव संचय छोटा हो और जैव आवर्धन बड़ा कंसेप्ट हो, समझ में आई बात है। यहाँ देख लो, सुनूंगा मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो SO2 पता लग गया, तो 100 प्लांट में लगाएंगे, अगर 100 प्लांट है ना भारत में, तो केवल 8% 77 यूनिट्स में लगाए, सोच लो तुम, गंदी बात है। UPSC सवाल पूछेगा नहीं, बस तुम्हारा समझ में आएगा कि देश में चल क्या रहा,
यहाँ तो यूपीएससी सवाल नहीं पूछने का ना उसका दायरा है, कहाँ तो पूछेगा, कहाँ जहाँ फैक्ट लिखा हुआ होगा। सही बात है, जहाँ बच्चा याद करने कठिन होगा वहां पूछेगा सवाल। अगर चलो नू पूछ सको तुमसे थर्मल पावर प्लांट था, कोयला संयंत्र, उससे कौन कौन सी गैस से निकला, तो कोयला संयंत्र तो लिखे भी देखो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और पीवी, ये निकलेंगे कोयला संयंत्र, और तीनों का नाम याद रख लेना, ठीक है, और कुछ नहीं पूछने का। अगर चलो देखो क्या लिखा हुआ, थर्मल पावर प्लांट के उत्सर्जन मानदंड लिखा हुआ पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहली बार 2015 में, देखा पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण जलवायु मंत्रालय ने पहली बार 2015 में थर्मल पावर प्लांट से होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए संबंधित पर्यावरण संबंधी उत्सर्जन मानक निर्धारित किए थे नहीं करे थे 2015 में। अगर क्या लिखा हुआ, ये मानक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी किए जाते हैं। ये कौन सा एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यो पर्यावरण प्रदूषण के लिए ना, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए, मैंने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एक्ट हुई है, ये सबका पापा, समझ नहीं बात, या किससे बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, ये सबसे बड़ा एक्ट है ईपी एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, याद रहेगी बात। क्या इसी अधिनियम के तहत शक्ति मिल रखी, इसी अधिनियम के तहत किस शक्ति मिली, पर्यावरण मंत्रालय को, तो यही बात, या किस चीज को, दिशा निर्देश जारी करने के, ये पर्यावरण मंत्रालय, इसे इतनी ताकत कौन दे रहा है, ये अधिनियम कानून दे रहा है, कानून तो ज्यादा पावर किसी की नहीं है। इस वाले ईपी एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, याद रहेगी बात, इस तो शक्ति मिल रखी है सारी की सारी, समझ आई बात है, जी सबसे बड़ा एक्ट। आगे चलो 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 चलो, यहाँ तो कोई सवाल नहीं बनने का, लेकिन तुम्हें एक्ट भी पढ़ा जाए ना। चलो उत्सर्जन मानदंडों में, यहाँ लिखा हुआ देखो, उत्सर्जन मानदंडों में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ 2021 से लेकर 22 सरकार ने अधिकांश कोयला से आधारित थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के सुनिश्चित करने वाली समय सीमा बढ़ा दी है। देखो समय सीमा को बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया, कारण क्या था, देखो देखो हमारे जितने प्लांट है ना वो 3 श्रेणी बांट लेंगे, श्रेणी ए के, श्रेणी बी के प्लांट, श्रेणी सी के प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे हो जो छोटे हो, कुछ प्लांट ऐसे हो जो बड़े हो, और कुछ प्लांट ऐसे हो जो दिल्ली जैसे एरिया में रह रहे जहां बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या, समझ में आई बात है। दिल्ली का जो बदरपुर, दिल्ली के एनसीआर के क्षेत्र में बदरपुर पावर प्लांट पड़ा, कोयला संयंत्र एनसीआर क्षेत्र में, जाओ जाओ इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा, उसे बंद करना पड़ा था 2015 में, इतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, और वहां के आसपास के जो लोग हो ना उनमें अलग अलग प्रकार की बीमारी पनप रही थी, समझ नहीं बात है। तो जितने प्लांट हो ना, जितने भी कोयला संयंत्र, उसमें 3 भागों में बांटा, श्रेणी ए के, श्रेणी बी के, श्रेणी सी के। अब इसमें क्या क्या हुआ देख पढ़ लो यहाँ से, दिल्ली एनसीआर के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थित संयंत्र, देखा दिल्ली एनसीआर के, तो उस श्रेणी ए के, और श्रेणी ए के ना इनकी सीमा को बढ़ाकर पता कब तक कर दिया, पहले तो 31 दिसंबर 2022 तक थी। क्या है की सीमा आया, क्या है की सीमा आया, इस वाली टेक्नोलॉजी को लगाने की, इस वाली टेक्नोलॉजी को लगाने की, तब तक लगा दियो, इस नू नहीं कहने के भाई तुम क्यों नहीं लगाई अब तक, बस समय सीमा बढ़ाते रहेंगे, समय सीमा बढ़ाते रहेंगे। बढ़ाया कब तक कर दिया, 2024 तक, दिसंबर 2024 तक, कह रहे हम दिसंबर 2024 तक, और तुम्हें लग रहा लगा लेंगे, घंटा लगा लेंगे। श्रेणी बी के थर्मल पावर प्लांट ये कौन से, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों और राष्ट्रीय, कहा था सवाल पूछ सको, यह श्रेणी नहीं पूरी की पूरी, इस पर सवाल पूछा जा सके कि श्रेणी ए के थर्मल पावर प्लांट कौन से हो, श्रेणी बी के थर्मल पावर प्लांट कौन से हो, श्रेणी सी के थर्मल पावर प्लांट कौन से हो। याद कैसे रखोगे, ऐसे याद रखोगे, जो श्रेणी एम हो वो सबसे खतरनाक हो, वे 10 किलोमीटर एरिया के दायरे में दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में आओगे, इतना याद रखना। श्रेणी ए के फर्स्ट नंबर पर, ज्यादा डेंजर से यही हो। देख श्रेणी बी में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों, यानी ऐसा जैसा हमारे यहाँ सिडुकुल होगा वाला क्षेत्र, तो गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले शहरों के 10 किलोमीटर, जहां AQI है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हेलो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स हो, अगर वो 800 तो ऊपर चला जा, अगर किसी एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, AQI जिसे बोल लो, फोन में जाओ सर्च करो AQI कितना हो हरिद्वार का, 50 तो नीचे पाएगा ना, अभी देख लो सर्च करोगे कितना, तुम्हारे पास फोन है सबका, गूगल खोल लो और देखो हरिद्वार AQI हो, AQI जल्दी देखो फटाफट कितना, हरिद्वार AQI जल्दी देखो फटाफट, हरिद्वार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जल्दी बताओ, देखो कितना, कितना यार तेरा AQI नहीं देखा जा रहा है, हरिद्वार का AQI 141, तो यहाँ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर 50 से नीचे ना किसी एरिया में तो ये समझ जाओ पता क्या है, 50 से नीचे सबसे शांत और शुद्ध इलाका हो और पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल हो। और जब भी जैसे क्षेत्र में जाऊँ ना, मैं दिल्ली जैसे क्षेत्र में मुंह में रुमाल रखना पड़ा, क्योंकि जो PM पार्टिकल है ना नाक के अंदर घुस कर ना, तुम समझ लो वहां से हम सांस लेना भारी हो जाए। दिल्ली का AQI पता कितना रहा, 800 के पार, जो मानक है ना, जो मानक है उसमें कह रखा 450 तो ऊपर हो जाए, 450 की तो लिमिट ही चेक करने की,
वो लिमिट से 800 ऊपर चला जा। इतना बुरा हाल है दिल्ली का। दिल्ली नहीं है क्या बने, दिल्ली दिल वालों की नहीं, दिल्ली प्रदूषण वालों की। इतना बुरा हाल है। तो कहीं भी किसी भी शहर में जाओ ना, गूगल पर जाओ, चेक करो AQI कितना है यहाँ का। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है पता? क्या नाम है? कौन सी संस्था मेरे यहाँ जो AQI जारी करो? बस CPCB तो कौन है यहाँ से? एक और हमारे यहाँ जो 2 इंडेक्स है वो AQI के लिए, एक वो सफर नाम का, वो एक तो IMD हो और एक हमारे यहाँ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो हमारे यहाँ, उष्णकटिबंधीय विभाग। ये सब चीजें याद रखनी पड़ा भैया। याद रखी बात है? पता लग चुका क्या कहने को करी जा रही? आगे जो पता लग गया यहाँ क्या हो रहा है? तो हमें यहाँ टेबल लगे अंदर ना, तुम्हें जब तुम्हारा नोट्स बनाओगे भी घर जाकर बना लो, चाहे भी बना लियो, तो तुम क्या नहीं कर, अरे रुक तो जाओ, पहले सुन तो लो, याद कर लो से क्या नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ भी नहीं लिखा है मतलब, क्योंकि मेरे याद रहेगा वो। सही बात है। जब तुम्हें बात समझ में आएगी जो मैंने बताया तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते भी। 3 प्लांट होंगे थर्मोपावर, एक श्रेणी ए का, एक श्रेणी बी का, एक श्रेणी सी का होगा। श्रेणी सी का देख लो, अन्य सभी संयंत्र श्रेणी सी में आएंगे, क्योंकि कुछ नहीं जानेगा तो श्रेणी ए का पूछेगा, बी का पूछेगा, ए में आएंगे जो दिल्ली के अंदर आएंगे, और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर है। WHO की रिपोर्ट कहती है 15 में तो 14 शहर भारत में, अभी आए 13 शहर, अभी नई रिपोर्ट आई, नई रिपोर्ट में 13 शहर आए भारत के। पूरी दुनिया में जितने प्रदूषित शहर है ना, उसमें तो 13 शहर भारत के। समझ कितना बुरा हाल है। सबसे प्रदूषित शहर भारत का, सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली, पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। जाओ घूमने दिल्ली चले जाओ। एक और समझ लो, एक चीज और है। अच्छा ये बताओ, ये चिमनी है हमारे पास, ये चिमनी है, इसके अंदर तो धुआं निकलेगा। जब कोयले को जलाओगे ना, छोटे छोटे ना, पता क्या निकला? राख निकला, राख। इसे बोल कलिक, कलिक बोल रहा सर, या इसे बोल रहा फ्लाई एश। क्या बोल रहा? फ्लाई एश। इसे बोलो उड्डयन राख, उड़ने वाली राख। यह बड़ा नुकसान पहुंचा रही आजकल। 10 किलोमीटर के एरिया में, पूरा एरिया सबके आराम से नाक मुंह को प्रवेश करके शरीर में पहुंच जाया। बड़ी भयंकर राख होया, और ब्लैक कलर की होया, समझ बात? या उड़ उड़ कर ना, उड़ उड़ कर पता कहाँ पहुंच की जाएगा? ग्लेशियरों पर, ग्लेशियरों पहुंच गई। इसे हम ब्लैक कार्बन के नाम से जाना। कोयला जलाया था, कोयले में कार्बन नहीं होता, शुद्ध रूप से कोयले में कार्बन हो, उसे हम ब्लैक कार्बन के नाम से जाना। और उससे दिक्कत क्या है? जो एल्बिडो हो हमारा, वो बढ़ता चला जा रहा है। और जब एल्बिडो बढ़ेगा ना, तो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश था ना, एल्बिडो पता लग गया ना क्या है? मैंने पहले समझा था, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी में पहले समझा दो। सूर्य का प्रकाश आया, ब्लैक चीज ना सूर्य के प्रकाश के विकिरण को अवशोषित कर लो, उसका परावर्तन नहीं होने देती बिल्कुल भी। अब बता, ग्लेशियर पूरा का पूरा इस पर काली काली राख बैठ चुकी, और वह सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसको पता क्या होगा? वो सारा प्रकाश अंदर ही रह जाएगा, लौटने का तो नहीं। अगर नहीं लौटता, उसका तापमान नहीं बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिघलेगा नहीं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और जब जल स्तर बढ़ेगा तो फिर बाढ़ आ गई। सही बात है, यही कारण हो रहा है, नुकसान पहुंचेगा बढ़िया वाला टॉप का। पता लग रहा है? ये चीजें जोड़ने सीख लो। ऐसे ही तुम, ऐसे जो मैं समझा रहा हूँ तुम, ऐसे ही बैठ कर अपना दिमाग ना सोच कर पढ़ कर, सोचो करो अपना सारा पढ़ रखा है। जो इस चीज को माइंड सेट को लेकर दिमाग में बैठेगा ना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, मैं ठप हूँ, उसके 10 क्वेश्चन गलत होंगे। जिस चीज को साइड में लेकर बैठेगा ना, है क्या बचपन तो पढ़ रहे है, तो पर्यावरण ही बस सुन रखा है भाई जी को, और वीडियो देख रहे, इस माइंड सेट को लेकर बैठेगा ना, तो सब आओ उसके 10 क्वेश्चन सही होंगे। क्या देख रहे हो? टेस्ट में लगाएगा। जब दिमाग में पहले से मान के बैठते ना, इसे नहीं छेड़ते। जो 30 क्वेश्चन तुम 40 क्वेश्चन तुम छोड़ दे रहे, इतना पढ़ने का पता लग चुका। तो जो ब्लैक कार्बन पता लग गया क्या हो? ब्लैक हो क्या है? या कलिक जो राख हो, इस राख का प्रबंधन करा गया। अब इस राख को पता क्या गया? बाहर न जान दो ही रोक को, राख को निकाल लो, निकाल के हाने हो, ईंट बनाओ उसकी, ईंट बनाओ, सड़क बनाओ इसकी। 300 किलोमीटर के एरिया में जहां भी इसकी जरूरत पड़े ना, ले जाओ। फ्लाई एश ट्रैक नाम का पोर्टल बना दिया हमने। उस ट्रैक में नहीं दिखाया होगा तुमको वीडियो में, फ्लाई एश ट्रैक नाम का पोर्टल NTPC के द्वारा, कंपनी हमारे यहाँ से, उसने पूरा का पूरा पोर्टल बनाकर रख रखा, जिसे भी राख की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा कौन हो तुम? जी तारकोल की सड़क बनाने वाले, उस तारकोल को मिलाकर आम तो रोडों पर दो, बड़ी मजबूती वाली सड़क बनेगी। कौन हो तुम? जी ईंट बनाने वाले, ईंट बनाओगे तो फायदा जाओ तुम, सस्ती ईंट पड़ जाएगी। वैसी ईंट लाओगे भट्टे पर तो गगन की, तो ही बात पड़ेगी 5 रुपए की, और वैसे बनवाओगे तो वैसे पड़ेगी 2 रुपए की ईंट।
सर इसकी टाइल बना सको तुम, बड़ी गजब की लगेगी उसकी टाइल। हाँ अग्निरोधक है, याद रहेगी बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही। लेकिन बार बार पता क्या होना, पर्यावरण मंत्रालय बार बार चिंतित है इस बात को लेकर, ये थर्मल पावर प्लांट है टीपीपी, टीटीपी थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, इन्हें टेक्नोलॉजी जरूर लगानी होगी, तो बार बार वादा कर रहे हैं। ठीक, ये मोदी जी कम नहीं है बिल्कुल भी, समझ की बात है। मोदी जी तुम तो चालाक हो, वादा करके भूल जाते। अच्छा देखो कोयले का क्या हिसाब हो, पहली बात तो जब कोयले को लेकर जाएंगे ट्रेन में भरकर, किसने देखी कोयले की ट्रेन जब जाओ भरकर, देखी कोयले की ट्रेन जब सच में देखी, मुझे असलियत में देखी, फिर असलियत देखिए, असलियत में तो वहां कर रहे थे क्या ट्रेन देख रहे थे बैठ, जो कोयले की ट्रेन जा कहाँ जाओ कोयला पता, थर्मल पावर प्लांट में, पहले समझ लो वो पता कहाँ जाएगा, थर्मल पावर प्लांट में जाएगा, उस कोयले की पहले धुलाई होगी, पूछे क्यों होगी, उसके अंदर तो अशुद्धियां निकाली जाएगी ताकि उसके उस अच्छी तरह दहन हो सके, सही बात क्या होगी उसकी पहले, और धुलाई करने के बाद 3 चरणों तो गुजरना पड़ा, और धुलाई करने के लिए अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या, प्रौद्योगिकी का। तो जब जितने भी कोयला संयंत्र हो ना जहां कोयले को जलाया जा, वहां 3 प्रकार, नंबर फर्स्ट अभी कोयले को जलाया नहीं, दहन से पूर्व, एक को दहन के समय, दहन का मतलब जलाना, बर्न करना, बर्निंग करना, किसकी, कोयल की, कोयले की, याद रहेगी बात है। एक हो दहन से पूर्व, एक हो दहन के समय, एक हो दहन के बाद, किसके, याद रहेगी बात है। तो तीनों जगह अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होगी, पहले कोयले को धो लो, सही बात है, तो वहां अलग टेक्नोलॉजी यूज होगी, अब कोयले को जलाओ वहां अलग टेक्नोलॉजी यूज होगी, अब जलाने के बावजूद जो हुआ वहां अलग टेक्नोलॉजी यूज होगी, तो कितने काम होंगे, याद रहेगी बात है। अब पढ़ो टेबल क्या लिखी, पढ़ो टेबल बराबर से, इसमें तो जो लाइन बन सका ना पेपर में, कोल बेनिफिकेशन, या कॉपी में हेडिंग बना लो या पेपर में हेडिंग बनाइए, कोल बेनिफिकेशन हेडिंग बना लो, कोल बेनिफिकेशन क्या हो पहले, जल्दी हेडिंग बनाओ फटाफट, तेज तेज, मैंने भी हेडिंग बनाई थी अपने नोट्स के अंदर, कोल बेनिफिकेशन, इसे तो हमने वही नोट्स में ऐड कर दी सीधा जाकर जहां तुम्हारे बारे में कोयले के बारे में लिखा हुआ, जल्दी हेडिंग बनाओ, कोल बेनिफिकेशन, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे कोयले को, अभी कोयला आया, कोल बेनिफिकेशन क्या हो ये समझ लो पहले, जो लिखा हुआ देखो, कोल बेनिफिकेशन, कोल बेनिफिकेशन, देखो नाम को तोड़ेंगे, कोल मतलब कोयला, बेनिफिकेशन, फीकेशन जाने फीकेशन, इसका मतलब कुछ अलग कर रहे, बेनिफिकेशन किस चीज को नहीं, बेनी का मतलब वो अशुद्धिया, अशुद्धिया, अशुद्धि को अलग कर रहे, किस मतलब कोयले में से, तो पहला चरण होगा। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी, यार ऐसी टेक्नोलॉजी क्या दो, ऐसी प्रोसेस क्या दो, प्रक्रिया क्या दो, जिसके द्वारा हम पहले चरण में कोयले को जलाने से पहले, दहन करने से पहले उसके अंदर तो कोयले के अंदर तो अशुद्धियों को अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को, कच्चा कोयला हो ना, कच्चा कोयला, उसके अंदर तो अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को कोल बेनिफिकेशन कहते हैं, याद रहेगी बात है। फायदा क्या हो उसका, इस तो जो कोयला हो ना उसकी दहन क्षमता बढ़ जा, सही बात है। पहले अगर कम मात्रा में जल रहा था, पहले जल रहा था 5 मिनट, अब जलेगा 10 मिनट, उसके अंदर तो अशुद्धियां हटा दी। आसान भाषा में से सर इस तरह समझो, मान लो तुम एक चूल्हे के अंदर लकड़ी जला रहे हो, अब उसके बाद एक काम करो, उसके अंदर लकड़ी पे जला हुआ रेता, कम जलेगी, जल्दी ज्यादा देर तक जलेगी, कम जलेगी। अब एक काम करो, लकड़ी पे तो पहले रेता हटा दो, अब जलाओ, अब ज्यादा देर तक जलेगी, बिल्कुल यही कोयले के साथ, समझ आई बात यार। अशुद्ध, अब मैंने क्या करा, रेता हटा दिया, इसका मतलब अशुद्धि हटा दी, यही कोयले के साथ, उसकी दहन क्षमता बढ़ जाएगी, याद रहेगी बात है। चलो कोल बेनिफिकेशन लिखो, नो लिखो, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे कोयले से, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे कोयले से अकार्बनिक अशुद्धियों, अकार्बनिक अशुद्धियों, अकार्बनिक अशुद्धियों ब्रैकेट में वाष्पशील पदार्थ या राख, वाष्पशील पदार्थ या राख को अलग करके कोयले की दहन क्षमता को बढ़ाया जाता है। कच्चे कोयले से अकार्बनिक अशुद्धियों, वाष्पशील पदार्थ या राख को अलग करके कोयले की दहन क्षमता को बढ़ाया जाता है, कोयले की दहन क्षमता को बढ़ाया जाता है।
अगली लाइन पढ़ो फटाफट, देते स्पीड से क्या लिखा हुआ, पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ। देखो, प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट को संयंत्र में उत्पन्न हुई कुल फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। चाहिए हटा दो, मैंने किसी काम करनी है, पीटी में काम करनी है, इस वजह लिखा हुआ विद्युत संयंत्र के परिचालन में। अच्छा, विद्युत संयंत्र का मतलब क्या? थर्मल पावर प्लांट। अच्छा, परिचालन में अलग अलग चरणों में उपयोग की जाने वाली प्रदूषण प्रौद्योगिकियां लिखा हुआ। तो देखो यहाँ लिखा दहन से पूर्व, तो जब दहन से पूर्व जब कोयले की धुलाई करेंगे एवं क्या करेंगे? मिश्रण किस चीज का करेंगे पता? चूना मिला दो कोयले में। फायदा पता क्या उसका? मान लो देखो अपना उसमें भट्टी में डालना उसे कोयले को, जलाया, और यहाँ तक हमारे पास वो निकल रहे पाइप, उसके अंदर पानी जा रहा। मेन मकसद तो पानी को गर्म करना ताकि उसे टरबाइन पर घुमा गिरा कर बिजली बनाई जा सके, उसकी भाप को गिरा। ये तो काम हो पूरा का पूरा। उसके बाद पता क्या हो? कोयले के अंदर था ना SO2 कम मात्रा में निकला, हम पता क्या करा दूसरे चरण में जब वो जल रहा था कोयला, उसके तुरंत ना ऊपर तक चूना पत्थर डाल देंगे। वो चूना पता क्या करेगा? उसके अंदर तक सल्फर के साथ रिएक्शन करके उसे नीचे बैठा देगा। पता लग गया? चूने में क्या होगा हमारे पास? जिस जिप्सम टाइप का हुआ चूना, CaOH जिसे बोल रहे हैं, इस टाइप का चूना डाल देंगे, वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाएगा तो सल्फर नहीं निकलने की। तो कितने चरण होंगे? 2। तीसरे चरण में हम क्या करेंगे? जो थोड़ा बहुत सल्फर जाएगा भी ना ऊपर, डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी ऊपर लगा कर रखेंगे, उसमें तो पानी टपकता रहेगा, वो नीचे बैठ जाएगा पूरा का पूरा। याद रहेगी बात? इस तरह करेंगे। 3 चरण होंगे हमारे। सवाल क्या पूछ सको तुम? सवाल यही पूछ सको तुमसे जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया, कोल बेनिफिकेशन पर सवाल पूछ सको, और कोई लाइन में सवाल बनने के लायक नहीं है। समझ बात? बाकी तुम्हारा नॉलेज एरिया जो काम कर रहा है कि भारत में इस तरह काम और वर्क होगा। समझ बात? इसलिए इसका मकसद देखो क्यों पढ़ा जा रहा है तुम्हें। याद रहेगी बात? है उसके बाद आया है एक और, तो यहाँ तक पता लग चुका है। ये उतारा तुमने? उतारा? छोटा छोटा शॉर्टकट में उतार लो सर, याद आओ इसे देख के, फटाफट शॉर्टकट में उतार लो सर, इसे देख के याद आ जा फटाफट। यहाँ तक समझ में आया भैया? अब इंपॉर्टेंट दूसरी न्यूज। तो अब दूसरी न्यूज समझना बहुत ध्यान से अच्छे तरीके से। उसे समझने के लिए क्या करेंगे? मेरी बात सुनो गौर से। मान लो, हेलो, समझ लो, मान लो कल को तुम्हें किसी भी शहर में जाना हो, ठीक? इसलिए तो क्या पढ़ना बहुत जरूरी हो। क्यों जरूरी हो ये भी समझ में आने जाने वाला तुम अब। अरे कल को किसी भी शहर में जाना हो तो सबसे पहले किसी भी शहर में जाने से पहले ये चेक करना, वहां जाने से पहले, कि वहां का AQI कितना। अब तुम पूछोगे ये क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसे NAQI के नाम से जानते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे यहाँ एक संस्था, उसका नाम है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974 ये बनाया गया था। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इस संस्था को बनाया गया था। और यो ना इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी करा जाएगा, और उस इंडेक्स के अंदर तुम्हें चेक करके जाना होगा कि वहां अगर AQI 50 से नीचे, गूगल पर जाकर चेक कर सको, गूगल पर डालोगे जाकर चेक करके AQI ऐसे चेक करोगे, उस सिटी का नाम लिख दो। जैसे जहां मुझे जब भी घूमने जाना हो, जैसे मैं चेन्नई में घूमने चला गया, तो चेन्नई में जब घूमने चला गया ना मैंने, तो मैंने पहले भी जाकर चेक कर लिया चेन्नई AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, और मुझे पता लग चुका है उसका तो 400 के कुछ एरिया में 400 के पार जा रहा है। मैंने कहा इस एरिया में मोबाइल पर जो रुमाल है वो मुंह पर बांध कर रखूंगा ताकि PM पार्टिकल मेरे अंदर न प्रवेश कर जाए। बात समझ में आई? कहीं भी किसी भी शहर में जाने से पहले यही चीज चेक करना, ठीक? बात समझ में आया क्या करने की कोशिश करी जा रही? उसके बाद मुझे जिस भी सिटी में जाना हो, अभी मैं सोच रहा था कि मैं भूटान जाऊं, तो भूटान जाने से पहले मैंने वहां का AQI चेक करा, 50 से नीचे, किसी भी एरिया का 50 से नीचे। पूरी दुनिया में सबसे शांति वाला क्षेत्र है। सही में जून के बाद जा रहा हूँ, 16 जून के बाद, 16-17 जून के बाद निकल लूंगा यहाँ, तो 15 को निकलूंगा, नहीं तो 16 को निकलूंगा यहाँ। कोई दिक्कत नहीं, पेपर नहीं दे रहा हूँ। याद रहेगी बात? ये तो कहीं भी अगर जाना हो तो क्या चेक करके जाना? AQI कितना है यहाँ से, और मुंह पर तुरंत रुमाल बांध लो। याद रहेगी बात है? इससे तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचने का। अब तुम सोचोगे क्या क्या नुकसान पहुंचेगा? देखो अब तुम्हें बताने वाला हूं मैं। अगर कहीं भी AQI 50 से ज्यादा हुआ, 50 तक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, संतोषजनक, आराम से तुम शांति के साथ रह सकते हो। जैसे ही अगर तुम्हारा 50 तो ऊपर जाएगा, 50 से लेकर 100 के बीच में रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मामूली सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। और जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा तुम्हारा AQI, 100 से लेकर 200 के बीच में होगा, तो समझ जाओ मध्यम प्रदूषित, उसे बोल मीडियम। अब तुम्हें समस्या होगी, तुम्हें फेफड़े खराब हो सकते हैं तुम्हारे। अभी इस टाइम हरिद्वार का AQI 108 के पार जा रहा है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं ना मार्केट में, हरिद्वार भादराबाद की मार्केट में बाहर निकल रहे, इनके फेफड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि इसका AQI 108 के आसपास बता रहे थे तुम अभी, ये तो बता रहे थे, ठीक? यहाँ लिखा हुआ फेफड़े, अस्थमा,
हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सांस लेने में असुविधा हो सकती है, इसलिए हम बच कर जाइए बिल्कुल भी। याद रहेगी बात है, मुंह पर रुमाल बांध कर रखे गुरु, समझ में आई बात है। अगर कहीं भी AQI अगर 200 से लेकर 300 के बीच में रहा लंबे समय तक, तो लंबे समय तक संपर्क में रहने पर अधिकांश लोगों को सांस लेने में सुविधा है। 200 से लेकर 300 के बीच में खराब है, 200 से लेकर 300, उसके बाद खराब ही खराब है, बस में सही है 100 तक, बस 100 से नीचे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी खराब है वैसे, लेकिन 50 से नीचे सही है, 50 से नीचे सही है बिल्कुल। अगर चलो उसके बाद 200 से लेकर 300, 300 से लेकर अत्यंत ज्यादा खराब, 400 से लेकर 500 तक गंभीर खराब, बहुत भयंकर, PM पार्टिकल तुम्हारे नाक मुंह को प्रवेश कर जाएंगे। याद रहेगी बात या? तो कहीं भी AQI, दिल्ली के जितने भी एरिया ना, किसी का भी AQI 400 से नीचे नहीं है, किसी भी एरिया का AQI 400 से नीचे नहीं है। कभी कभी धोखे से उतर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 400 से नीचे नहीं है। इसलिए क्या है, दिल्ली में दिल्ली नहीं है, दिल्ली में 24 घंटे में राज बैठा हुआ तुम्हारे साथ। चाहे तुम कहीं भी बैठ कर रेस्टोरेंट में चाय पी रहे ना, बैठ कर कॉफी पी रहे, शीशे भले लगे हुए वहां, PM पार्टिकल उसके साथ जा रहे हैं अंदर। PM पार्टिकल, कलिक, राख, ये सब चीजें तुम्हारे अंदर प्रवेश करी, तुम खुद भी नहीं पता, इतना प्रदूषित शहर। याद रही बात है। अब UPSC, अब ये तो यहाँ तक तो बात होगी तुम्हारी जानकारी की, सामान्य जानकारी की। अब UPSC इन सब चीजों से सवाल नहीं पूछता, ये तो तुम्हारी बेसिक जानकारी तो सामान्य नागरिक को होनी चाहिए। वो ये चाह रहा तुम्हें जानकारी होनी चाहिए ताकि तुम दूसरों को बताओ। और वो पता क्या कहता है, उन्होंने कहता जब ये इंडेक्स बनाया गया, पहले तो ये बता किसने बनाया, CPCB ने। हमारे यहाँ एक इंडेक्स बनाया, इनने बनाया एक इंडेक्स हमारे पास, दूसरी न्यूज हमारे पास है, ठीक, वायु प्रदूषण को लेकर, NAQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये बनाया गया। ये नहीं पूछता, ये नहीं पूछा, ये तो बनाया हमारे पास CPCB ने, ये नहीं पूछता। अब ये पूछेगा जाकर जब इस इंडेक्स को बनाया गया तो क्या क्या चीज चेक करा, हमें कैसे बताया 0 से लेकर 50 तक क्या है, क्या है, एक नंबर है। ये नंबर क्यों दिया गया, क्या चीज को देख कर दिया गया, कुछ तो चेक करते होंगे वहां, मशीन लगा रखे जगह जगह CPCB ने, वहां हवा खींच लो उस एरिया की, और हवा खींच कर वहां नंबर देगा। अब तो दिल्ली में स्क्रीन पे चलता रहा, यहाँ का AQI इतना है, यहाँ का AQI इतना है, तो मुंह पर इंस्ट्रक्शन दिए जा, मुंह पर रुमाल बांध के चले। याद रहेगी बात यार, ठीक। तो CPCB ने मशीन लगा रखी जगह जगह इलाके में, यहाँ भी लगा रखी, इस एरिया में हरिद्वार में भी, सही बात यार, जाकर देख ले बाहर, तेरे घर के बाहर रखी होगी, जाकर सिटी में लगा रखी है, उसके हिसाब से निकाल, पता नहीं चली यहाँ से, नहीं तो सही बात है, काजल गुजर रहा फाड़ जाती मशीन को। अब क्या होगा, जो नहीं होता। तो ये जो मशीन लगा रखी है ना, वे मशीनें पता क्या करेगी, आसपास की हवा को खींचेगी और उस हवा को पकड़ेगी, वो मशीन उसके अंदर चेक करेगी, जो चीज चेक करेगी उस चीज को चेक कर तब इंडेक्स बनाया जाएगा। 8 चीज चेक करेगी, 8 के 8 बोर्ड पर लिख रहा हूँ, यही UPSC पेपर में पूछेगा कि CPCB के द्वारा जब ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया जा, इसमें कौन कौन से मानक, इसके मानक क्या हो, कि कौन सी चीज को चेक करेंगे। कौन हो तुम, मैं हवा हूं, आओ हवा, क्या है तुम्हारे भीतर, PM पार्टिकल देखो, क्या बनाना, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाना, PM पार्टिकल देखो 2.10 वाले, 2.5 वाले, 2.10 वाले, आ जाओ समझ लो यहाँ ध्यान देकर। एक तो 6 प्रदूषक का 6, 8 नहीं है, 8 6 है, 6 8 8 कितने हो, 8 प्रदूषक। अब 8 के 8 कौन से समझ लो, एक तो PM10 पार्टिकल, PM हमारे पास 2.5 खतरनाक कौन से, उसके बाद NO2, उसके बाद हमारे पास ओजोन, O3, उसके बाद हमारे पास क्या है SO2, उसके बाद क्या है हमारे पास CO, उसके बाद क्या NH3, एक उसके बाद PB, कितने हो गए, 8 हो गए। ये सारी चीजें चेक करनी। मान लो कोई हवा आई मशीन के पास हवा आई, हवा में चेक करेगा ना, ये 8 चीज चेक करेगी, अगर वहां की हवा में ज्यादा मिली तो फिर एक नंबर दे देगी, हाँ भाई यही एरिया बन जाइए बिल्कुल भी, यहाँ PM पार्टिकल 10 वाले भी और 2.5 वाले भी। तो तुम नहीं बताने कहीं तुम बार बार स्क्रीन पर लिख कर चिमका गए, यहाँ 2 पॉइंट ज्यादा हो रहे, 2.5 ज्यादा हो रहे, एक तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 चीज चेक कर 8 को जोड़कर एक इंडेक्स बना देंगे, अगर इससे इसके बीच में रहा तो इसका मतलब इस एरिया में जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए, समझ बात या। तो उनका मशीन खुद ही एक इंडेक्स बना दे तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें सुविधा हो जाए, समझ बात या। इतना कठिन है समझाना, मुझे समझाने में घंटों लोग रहे, वे लोग की कर समझते हैं, तो कहते 2.5 क्या होगा, क्या भी मैं रिया सिर में गुजारते हैं वहां से, पत्थर मारती काजल उसमें ठाया कर, पत्थर मारती खाएगा, ये पड़ा तेरा PM 2.5 दूर हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। PM10 होगा, PM 2.5 होगा, NO2 होगा, O3 होगा, ओजोन, ये सब चीजें चेक करी जा, याद रहेगी बात क्या। ये सब चीजें चेक करके ना उस एरिया में पता लग जाएगा वहां का जो AQI है वो कितना। अगर AQI हुआ 0 से लेकर 50 के बीच में, 0 से लेकर 50 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 200 तो ऊपर चलेगा ना, तो समझ जाओ गंभीर खतरे पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हें,
और 450 तो 400 तो ऊपर चला गया ना, 400 तो ऊपर चला गया, 400 तो ऊपर या 450 तो ऊपर, ये समझ जाओ उस एरिया में रहना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। समझ बात है। कल को जाकर तुम्हारे हस्बैंड ने कहो ना दिल्ली में हमें जाकर प्लाट लेना और प्लॉट वाला लेना और बंगला बनाना, नहीं भाई जी ने मना करा था, एक ही भाई ज्यादा। सही बात है। मुझे कहा जाना बेबी वहां चलते हैं ना, भूटान में चलते हैं, ऐसे बोलना। सही बात है। पता लग गया बेबी क्या बोलना? चलो पता लग गया। अब इसमें भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह हो जब सर्दी का मौसम आवा ना, सर्दी के मौसम में पता क्या हो, ये पीएम पार्टिकल हो 2.5 वाले हो, NO2 O3 SO2 CO NH3 PB, ये ना वाष्पीकृत नहीं हो पाते। और अगर गर्मी का मौसम हो तो गर्मी के मौसम में वाष्प बन के सीधे ऊपर उठ जा, तो वहां प्रदूषण इतना नहीं दिखा जाता। सर्दी के मौसम में दिक्कत हो, इनका वाष्पीकरण नहीं हो पाता, ये वहीं के वहीं वातावरण में रह जा, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में जब रह जाएंगे ना, कौन से मंडल में? सही बात है। जब स्ट्रेटोस्फीयर में रह जाएंगे में, कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल के क्या हुआ? क्षोभ मंडल के अंदर सब चीजें रह जाएगी ना, तो वहां ना बड़ी मात्रा में पोल्यूशन होगा। और पोल्यूशन होगा ना, और ये सारा हाल पता कब का हो? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इंगे थे पंजाब वाले पुराली जला रहे, इंगे थे पुराली जलाने पर लगे हुए, वे पीएम के आर्टिकल घूम घूम के सीधे ही दिल्ली में जा, इंगे की हवा चल जी का पतंग देख के नहीं, पतंग का इंगे की हवा लग जाओगे, चल जाओ रोड का। इसी तरह ये पीएम पार्टिकल घूम घूम के दिल्ली में जा, यहीं ठहरेंगे सीधे, अरविंद केजरीवाल के नाक में जाए घुसेंगे सीधे। ये मार्क्स लगा के रखना पड़ा। ठीक। अभी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है ना, नाम अतीशी, क्या नाम अतीशी? हाँ, शिक्षा मंत्री अतीशी। अभी भाई है केजरीवाल सरकार में, केजरीवाल को तो जेल में भेज दिया गया। तो उसने ना दिसंबर 2023 में जाएगा, दिसंबर 2023 के आसपास जाएगा। उसने सोचा जब प्रदूषण समझ नहीं रहा, तो 2016 में ना सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी फटकार लगाई थी, क्योंकि एक केस का हवाला जिक्र कर रहा हूं, एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, उन्हें याचिका लगाई थी, और याचिका लगाई थी पता क्या है? नाम MC मेहता बनाम भारत संघ 2016। ये एक केस है, MC मेहता वाला केस है 2016 का। इसमें पता क्या कहा था? इसमें यूं कहा था, ये होने जो सरकार है, ये सरकार है हमारे जीने के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। उसने कहा क्यों? शुद्ध वायु नहीं दे प्रोवाइड करवा पा रही है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात है, ले फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज के बाद सुन लो सरकार, जितनी भी सरकार है, यहाँ सबको शुद्ध वायु चाहिए। शुद्ध वायु क्यों चाहिए? क्योंकि जीने का अधिकार चाहिए। और जीने का अधिकार कहाँ से? अनुच्छेद 21 में। उन्होंने कहा तुम कौन हो? हम संविधान के संरक्षक, तो हम तुम्हें ऑर्डर देंगे और तुम मानोगे, मानना पड़ेगा तुम्हें। तभी तो उसी टाइम तक एक प्लान चलाया जा, उसका नाम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। एक्शन लेंगे, एक प्लान बनाएंगे, तुरंत एक्शन, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे, कार्रवाई करेंगे, प्लान बनाएंगे और तुरंत ये कार्रवाई कर दो। पता क्या करें? अब जाइए भी समझ लो क्या बीमारी फैला हुआ है। पता क्या क्या कह रहे, अगर किसी एरिया में AQI 200 से लेकर 300 के बीच में, तो उस एरिया के कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे वे ना, एक काम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। तुम घर तो सारे गाड़ी लेकर निकलोगे, उनके पीछे तो धुआं निकलेगा। अगर तुम सरकारी बस से चले जाओ तो धुआं बच नहीं जाएगा। तो ऐसे नियम लागू करो। फिर नु कहो ओड इवन फॉर्मूला लागू कर देंगे हम, जिसके नीचे सम संख्या वो गाड़ी बाहर निकलेगी एक दिन, जिसके पीछे भी सम संख्या वो गाड़ी बाहर निकलेगी। या शेयरिंग कर लो, एक कॉलोनी के अंदर 20 लोग रह रहे हैं, पता लग रहा है 8 लोग एक गाड़ी में आ सको, तो एक गाड़ी में चलो। क्या बोल रहे हो? मैंने बताया कारपूलिंग बोल रहे हो। कारपूलिंग कर लो यार, ये बहुत अच्छी बात है। जर्मनी का नाम सुना तुम ना? जर्मनी के अंदर इतनी अच्छी व्यवस्था, पता क्या? वहां कोई भी बंदा अपनी निजी गाड़ी यूज नहीं कर सकता। और वहां ना सरकार ने पता क्या क्या रखा है? पोल्यूशन फ्री करने के लिए सबका किराया फ्री कर रखा है, सबका किराया फ्री है। भारत में होगा ना तो समझ बात है, तो बाथरूम उसमें करेंगे, गाड़ी में ही है, समझ गए? हाँ, क्यों कार है तो धरे यहाँ से भेदभाव तो तू खुद ही फैला रही। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान पता लग चुका क्या हो? ये हो तो ऐसा प्लान बनाकर तैयार कर गया। इसमें इस बार बदलाव कर दिया, इसमें जो बदलाव करा वो काम का, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। या पूरी कहानी थी ना, जो ये तो एक कहानी थी पूरी की पूरी। अच्छा, ये काम के जो जब हम इंडेक्स बनावा ना, तो इंडेक्स बनाते वक्त तो ये मानक हम ध्यान में रखेंगे। PM10 2.5 NO2 ओजोन चेक करेंगे, ओजोन चेक करेंगे। इसमें SO2 भी है, इसमें अमोनिया भी है, इसमें लेड भी, इसमें आर्सेनिक नहीं है। याद रखना बात है।
उसके बाद यहाँ देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें अमोनिया है, इसमें लेड है। मैं भी कह रहा हूँ इसमें बेंजीन नहीं है, C6H6। और ऐसा ही स्टेटमेंट में ठाके बनाएगा पूछ लगाओ, ऐसे लिखेगा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में जब मानक जारी किए जाते हैं उनमें से निम्नलिखित में से किन गैस को काउंट किया जाता है? क्या होगा? क्या होगा? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान समझ में आया क्या हो? पता लग चुका। अब देखेंगे मुख्यमंत्री क्या कह रही। मुख्यमंत्री ने गजब गजब के स्टेटमेंट लागू कर दिए। एक तो उन्होंने छुट्टी कर दी स्कूल के बच्चों की, तो गई स्कूल के बच्चे में आना चाहिए बिल्कुल भी, 10वीं क्लास तक की छुट्टी निकाली सबकी, घर रहो। हाँ, शिक्षा मंत्री ने दिसंबर 2000, जब दिसंबर का महीना चला, दिसंबर का, नवंबर का, जब शीतकालीन छुट्टियां पड़ा ना, उस तो भी पहले 2 महीने पहले छुट्टी डाल दी। और टीचरों को कह रखा घर से ही पढ़ाओ, समझ गए? घर तो उन्होंने कहा पढ़ाऊं, वो मोबाइल उठा के सीधा बाथरूम में जा रहा सीधा। वो टीचर ने कह रही बदतमीजी निकल के आ रही है। मैम ने कहा मैम मेरा टॉयलेट आ रहा, मैम मेरा टॉयलेट आ रहा। इतना बुरा हाल हो जाए ऑनलाइन क्लास का, दिक्कत है क्योंकि डर तो है ही नहीं। वायरल तो जिंदगी भी होली तेरी। पहली बार ये प्लान कब लगाया गया? 2017 में। डांट कब पड़ी थी? किसने डांट लगाई थी? एससी ना, चमारों ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ना। कुछ भी इस तरह नहीं कहना चाहिए, चमार वगैरह नहीं कहना चाहिए। खुद कह रहा, तमीज सीख लो। तेरे ने कहा खुद कह रहा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई, समझ गया, फटकार लगाई। उसके बाद 2017 में कान को जू चली। पता लग चुका क्या? फटकार कब लगाई? कान को जू कब चली? कान को जू यानी चली, इसका मतलब है एक्शन में है। ये सही है यहां तक? ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो मुख्यमंत्री अतिशी क्या कह रही? अच्छी नेता अतिशी, मतलब खुलेआम मंच पर जाकर ना कॉन्फ्रेंस कर गजब गजब के भाषण दे। वो सही बात है, चुप कर दो बीजेपी के नेता, शांति से बैठे ना, कोई बोलता भी नहीं। अब जा क्या कह रहे, आ जाओ समझ लो। क्या कह रहे हैं? नीचे मैगजीन में जाओ, सब बच्चे पहले मैगजीन में जाओ। मैगजीन में जाने के बावजूद ना आ जाओ, शुरू से पढ़ो, पहले शुरू से पढ़ो, चलो शुरू से पढ़ो चलो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उन निकटवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पता लगा कौन सा? दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग लिखा हुआ ने मौजूदा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में संशोधन करने की घोषणा की है। जो पिछले साल प्लान था ना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, कब लागू हो? जब ज्यादा प्रदूषण हो जाता दिल्ली के अंदर, जब लागू हो। और कब तक लागू हो? कब तक चल रहा है काम? 17 18 में चला होगा, 19 में चला होगा। तो जो पहले चला होगा ना, अब जब उसमें बदलाव कर रही है, और जब भी बदलाव करेंगे किसी चीज में तो सवाल जरूर पूछो। समझ बात? या आगे चलो, क्या लिखा हुआ? उसने लिखा हुआ GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब जब सुनूंगा बहुत दांत से दिखा देता हूं ना भी, आ रहा है दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्रवाई है। आपातकालीन का मतलब इमरजेंसी में लगाना पड़ेगा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को। जब AQI किसी एरिया का 450 तो ऊपर हो रहा है, जब दिल्ली में कदम ही नहीं रख सकते, सर्दियों के मौसम में ऐसा हो तो तुरंत इसे प्लान को लागू करना पड़ा। ये समझ में नहीं बात है। और न्यूज वाले में तुरंत न्यूज करवाओ, अब दिल्ली में हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू। और जिसकी समझ में आता है, पढ़ाई नहीं हुई, यूपीएससी तैयारी नहीं कर रखी, बंद कर, नाटक लगा। है नहीं? तेरी तो नाटक लगा, नाटक देख, अगली कड़ी निकल गई होगी। टीवी देख ले, फोन में बैठ के बाबू का चेहरा देख ले। चुप हो जाओ, बात ना करो। हेलो हेलो, ये कोई सी लाइन नहीं लिखनी इसमें, तो कई सी भी लाइन जो लिख लेनी। हाँ, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2017 में लागू हुआ था, याद रहेगा कि भूल जाऊं? इसे सारी शक्ति कहां से मिली? इस वाले एक्ट से मिली।
स्टिमुलेस वाले यो पापा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 ओके। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू करने की शक्ति मिली इस वाले अधिनियम से। समझ में ये बात या ओके। चलो रुक जा, नोट डाउन की लगती जो संशोधन हुआ उसे तो पढ़ लो, गांव वैसे नहीं। यानी क्या हुआ, अक्टूबर 2022 में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर लागू किया जा रहा है। अच्छा आ जाओ समझ लो, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को ना AQI के आधार पर जारी करा जा रहा है। AQI के आधार पर, AQI के आधार पर, इसके आधार पर। इसके बाद क्या लिखा हुआ, NCR नॉर्थ सेंट्रल रीजन, दिल्ली का क्षेत्र है के लिए GRAP को दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर 4 अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया है। टेबल में आंख खोल के, आंख फोड़ के देखे, ये भी चीजें काम की। यहां तो छोटे छोटे फैक्ट निकाल के लिखने हैं। समझ में बात क्या? यहां लिखा हुआ चरण 1 स्टेज फर्स्ट लिखा हुआ नहीं। अगर खराब और वायु गुणवत्ता हो, खराब वायु गुणवत्ता पहले नंबर पर, खराब वायु गुणवत्ता, ये कैसे पता लगेगा? AQI देख, खराब वायु गुणवत्ता कितना हो AQI? 201 से लेकर 300 तक। अब देखो क्या क्या एक्टिविटीज वहां बंद हो जाएगी, क्या क्या एक्टिविटी वहां बंद हो जाएगी। देखो क्या क्या एक्टिविटी वहां बंद हो जाएगी। अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण, या NGT है, ये भी यही काम करो सुप्रीम कोर्ट की तरह। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मौजूदा कानून के तहत सख्ती से लागू करना। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश दे रखे ना, अगर कि एरिया में 201 से लेकर 301 के आसपास खराब गुणवत्ता वायु होगी, तो अधिक जो पुराने वाहन, जिनमें पुराने वाले वाहन जिनमें BS4 इंजन लगे हुए, सही बात, पुराने इंजन लगे हुए, जो बड़ी मात्रा में PM पार्टिकल निकाल, पीछे तो धुआं निकालते हैं, उन्हें बंद कर दो। और क्या कहा गया, ये भी क्या रखा, देखो होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालय हो, लिखा नहीं पंजाबी ढाबा, दिल्ली में लिखा रहा है इस तरह करके, पंजाबी ढाबा, पूजा ढाबा, ऐसे लिखा रहा है, लिखे नहीं होते क्या? चुप। स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरण के उपयोग को सुनिश्चित करना। क्या लिखा हुआ, होटल, यहां ना ऐसा ही ईंधन यूज होगा स्वच्छ ईंधन हो। सही बात या CNG का यूज करना है यहाँ से, यहाँ लकड़ी नहीं जलानी बिल्कुल भी इस एरिया में, साफ कह दिया ना। इसे चरण 2 से चरण 1 में स्थानांतरित किया गया है। ये चीज पहले चरण 2 में थी, उसे चरण 1 में लाया गया, यानी हार्ड बना दिया गया चीजों को, और कठिन हो जाएगा दिल्ली जैसे क्षेत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रदूषण को कम करना। पता लग गया ये चीज क्या थी पहले चरण 2 में, यानी पूछा क्या चीज चरण 2 में थी, ये कर दिया गया। बस इन्होंने पूछ सको, हाँ अगर खराब वायु गुणवत्ता हो 201 से लेकर 301 के बीच में हो, जो संशोधन करा गया, वहां कौन कौन सी एक्टिविटीज बंद हो जा, कहां से बंद होगी? नॉर्थ सेंट्रल रीजन वाले में, दिल्ली के इलाके में। सही बात या कौन कौन सी चीजें बंद हो जाएगी? देखो वहां से, देख तो पुराने डीजल वाहन, डीजल और पेट्रोल के जो वाहन वे सब बंद कर दिए जाएंगे। याद रहेगी बात या? तो यहाँ ना तुम ऐसा करके पहले नंबर पर लिखेंगे पुराने, और जो पुराने डीजल के और पेट्रोल के वाहन बंद, एक तो ये बंद होगा, इस तरह लिखोगे। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ, संशोधन किए जाने वाले शामिल नया प्रावधान। अब जो नया प्रावधान क्या जोड़ा गया है समझ लो। नागरिक चार्टर, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देना। ये हाइब्रिड वाहन क्या हो समझ लो, कौन कौन से वाहन यूज करने। एक तो हाइब्रिड वाहन हो, व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल कौन से हो, इसे समझ लो। हाइब्रिड व्हीकल कौन से हो, जिसके अंदर पेट्रोल तो भी चल जाएगा, अगर पेट्रोल खत्म होगा ना तो CNG तो चलेगा हो, उसे हाइब्रिड व्हीकल बोल लो। और एक हो प्लस इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना। इससे बढ़िया कुछ है नहीं इलेक्ट्रिकल व्हीकल को, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए बैटरी फुल कुआरे की, और का स्कूटी की तरह, काजल की स्कूटी की तरह, पापा की परी वही। क्यों बताओ खिंचवाओ है? तो हाइब्रिड पता लग गया क्या हो? हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड व्हीकल, और कौन से इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। ये कह रखा है जहां 200 से लेकर 301 के बीच में होगा। यूं करा हमने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में बदलाव करा। पहला बदलाव हो जिस एरिया में वायु गुणवत्ता व एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से लेकर 300 के बीच में होगा, भाई साहब पुराने वाहन बंद।
क्या है? हाँ, और इलेक्ट्रिक वाले को बढ़ावा देंगे। चलो यूट्यूब ज्यादा देख रही है, चुरा लो 500 में दो, 500 में दो, चुरा लो। ये देख रहे हैं ना, बढ़िया लगेगा तुझे, चुरा लो 500 में दो। दस या 15 वर्ष पुराने एंड ऑफ द लाइफ वाले डीजल पेट्रोल वाहन को नहीं चलाना, उनका उपयोग नहीं करना। सुन लो ध्यान लगाकर, जो 10 साल या 15 साल पुराने, मेरी गाड़ी ना 10 साल से ज्यादा पुरानी होगी, 15 साल पुरानी होगी मेरी गाड़ी, 2009 की बा, ठीक, 2009 की बा, 2009 का मॉडल चला कितना है 2000, और उसमें लगा BS4 इंजन, BS4 लगा हुआ उसमें। अब BS4 लगा हुआ उसमें, तो उसको पोल्यूशन निकालते हैं, मुझे समस्या खड़ी हो जाएगी, बाहर निकालते हैं, पुलिस वाले पकड़ के ये चीज चेक करेंगे। 2009 का मॉडल है, और सबसे बड़ी खास बात है उसकी 15 साल की लिमिट हो। अब इसमें 15 जोड़ दो, करे 5 और 9 14 24, 1 जनवरी 2024 तक उसकी लिमिट खत्म हो गई थी, और मैं फालतू में इस टाइम गाड़ी चला रहा, इलीगल काम कर रहा मैं, समझ गए? ऐसे वाहनों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा निकाल लेंगे। और दूसरा क्या है, उसके पुर्जे भी खत्म हो लो धीरे धीरे गाड़ी के, उसके पुर्जे भी खत्म हो लो धीरे धीरे। 10-15 साल पुराने वाहन ना, उसे बंद कर देना चाहिए, ये कहा गया जो नया वाला ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आया। दूसरी बात आ जाओ, दूसरी बात आगे देखो, स्टेट वेरी पुअर, बहुत खराब, 300 से लेकर 301 से लेकर 400 के बीच में। अगर 301 से लेकर 400 के बीच में होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 301 से लेकर 400 के बीच में होगा, तो फिर क्या होगा, क्या क्या एक्टिविटीज बंद होगी, ये भी देख लो क्या क्या एक्टिविटीज बंद होगी, बताओ क्या क्या बंद हुआ। NCR में BS3 पेट्रोल और BS4 जैसे चलने वाले मोटर व्हीकल को सख्त प्रतिबंध, साफ कह दिया, जिसमें BS4 लगा हुआ होगा, BS4 लगा हुआ प्लस लगा हुआ BS3, ये सारे वाहन बंद, सब बंद, ये पता लग गया, ये सारे वाहन बंद है वहां से, याद रहेगी बात। BS4 वाले और BS3 वाले सारे वाहन बंद, सभी वाहन इंजन है अच्छा, चरण 3 है, चरण 2 रह गया है ना। देखो यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज बंद होगी, औद्योगिक कोई कंपनी चलेगी, वाणिज्यिक व्यापारी बंद, मंडी बंद हो जाएगी तुरंत, आवासीय ऑफिस बंद हो जाएगा, कार्यालय NCR के डीजल जनरेटर के व्यवस्थित नियंत्रित दिशा निर्देश जारी। अब जो संशोधन हुआ देख लो क्या हुआ, NCR के सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना, कुछ नहीं है। आगे चलो तीसरे वाले पर, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में क्या है, कब तक 401 से लेकर, यहां लिखा हुआ देखो BS3 वाले वाहन बंद हो जाएंगे, जहां BS3 का इंजन लगा हुआ, और जहां लगा हुआ BS4 का इंजन लगा हुआ, BS3 और BS4 वाले वाहन सारे के सारे बंद हो जाएंगे, व्हीकल सारे बंद कर दिए जाएंगे। याद रहेगी बात। या NCR में शामिल राज्य और दिल्ली सरकारें 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में, लिखा हुआ नहीं, देखिए क्या लिखा हुआ, NCR में शामिल राज्य सरकारें, जो NCR में कुछ NCR पता कौन कौन सा, वो पंजाब भी आ जा, हरियाणा में जा, राजस्थान में जा, उस तो दिल्ली तो सटे हुए जो इलाके ना, वहाँ 5वीं तक का स्कूल बंद, 5वीं क्लास तक का स्कूल, पहले नहीं आता, नया संशोधन वहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ, पढ़ो देखो, संशोधन के जरिए शामिल किए गए नए प्रावधान, लिखा हुआ नहीं, NCR में 5वीं तक के स्कूल बंद, 5वीं तक के स्कूल बंद हो जाएंगे, और कक्षाएं चलेगी ऑनलाइन मोड में, कहानी में ऑनलाइन मोड में कक्षा चलेगी। अब सबसे लास्ट वाला बड़ा खतरनाक है, चौथे नंबर का भी देख लो, यू कह रहा है जहां 450 प्लस होगा, 450 प्लस होगा AQI, वहां देख लो क्या क्या संशोधन किए गए प्रावधान। इलेक्ट्रिकल व्हीकल हुआ, और कौन से हुए,
सीएनजी हुए, ये कौन से, BS6, भारत स्टैंडर्ड 6। डीजल से चलने वाले वाहनों के अलावा, हाँ इनके अलावा ये तो चलेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेगा, सीएनजी चलेगा और BS6 चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलने का रोड पे, याद रखना बात है। हल्के मोटर वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हल्के मोटर जो वाहन होंगे, मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, याद रखना बात है। वही चीज चलेगी जिसमें BS6 का इंजन लगा हुआ होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा और सीएनजी लगी होगी 450, तुरंत चलान कट जाएगा, याद रखना बात है। और दिल्ली में कैमरे लगे हुए, और चलान नहीं है कि रास्ते में पुलिस वाले खड़े होकर कट, सीधे तुरंत घर आ जाएगा। जैसे मेरा आया 2 बार, कोर्ट तो जगह जमा करना पड़ा, फिर वो फोटो भी खींच के भेजे, यहाँ तुमने गलती करी, बड़ी दिक्कत हो। ये जीडीआर वहां लड़ रहे, जीडीआर मनोज वहां रास्ते में लड़ने लगे हैं। सही बात है, मैं कह रहा चलो भाई चलो चलो, तू कह रहा कुछ नहीं यार रास्ते में रोक लो, कह रहा तू चला, तू तेरी मम्मी की तेने कहा तेरे घरों की बात लेके लड़ रहे, रास्ते में रोक दी, इतना चलान काट दिया, हमें पता भी नहीं चला, 2 बार कटाने के चक्कर में वहां चलान आ रहा घर 5000 का सीधा, छोटा मोटा भी नहीं है चलान। हाँ दोनों लड़ रहे आपस में जीडीआर में बैठ कर, नुगारा तू चलागा, नुगारा ओ भाई सोनू मैं नहीं जा रहा, जो मैं तो पैदल जा रहा दिल्ली से आगे नुगारा में तो पैदल जा रहा, लड़ाई इसके साथ चल रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का बनाना बता दो मुझे। 74 बना नहीं बना हुआ, बाद में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम इसमें जोड़ दिया गया था। सब समझ आएंगे बात यार, क्योंकि जो CPCB है ना वो वायु का भी काम करेगा, वायु के लिए मानक जारी करने का काम करेगा और जल के लिए मानक जारी करने का काम करेगा CPCB। याद रखनी बात है, नीचे इसके बारे में देख रखा, देखो देख रखा नहीं देख रखा, देखो CPCB द्वारा, एक नीचे लाइन लिख रखी, नीचे जाओ, CPCB द्वारा शुरू की गई पहले, तो CPCB ने कुछ पहले स्टार्ट कर रखी, CPCB की पहले नंबर पर जाओ, क्या पहले इसकी देखो, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय नेशनल एम्बिएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये है क्या, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। अच्छा, यह परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी के व्यापक कार्यक्रम है। इसके तहत सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिए 4 वायु प्रदूषक की पहचान की गई है। CPCB ने ना किसी भी क्षेत्र पर ये 4 वायु प्रदूषक की जांच कर रखी, तीनों का चारों का नाम पूछा जा सके, न पूछ सको, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नाम क्या है हिंदी में बताओ, उसका नाम क्या है हिंदी में, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी, देखो नाम में सब छिपा हुआ, निगरानी कार्यक्रम। क्या क्या चीज चेक करेंगे बताओ, SO2 चेक करेंगे और नाइट्रोजन की ऑक्साइड चेक करेंगे, बताओ, PM10 और एक ये हमारे पास SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जैसे बोल रहे हो, ये भी चेक करेंगे, जो हवा में झूलते हुए कण, एक PM2.5, कितनी चीजें चेक करेंगे, 4, ये 4 चीजें चेक करेंगे किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो। एक भी CPCB द्वारा एक पहल है, अगर किसी क्षेत्र में जाओगे ना, AQI नहीं देखना ना, तो वहां पता कर लो SO2 कितनी, वहां देख राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, राष्ट्र के स्तर पर वायु की गुणवत्ता चेक करनी, उसके लिए निगरानी करने के लिए कार्यक्रम चलाया हमने। सही बात है, इस कार्यक्रम में कितनी चीजों को चेक करा जाएगा, 4, एक तो SO2 होगी, एक NO2 होगी, एक PM10 होगी, PM2.5 होगी। ये सवाल इसका नाम ऊपर देखा जाएगा प्रश्न में, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन सी गैसों को शामिल किया जाता है, इन चारों का नाम याद कर लो, SO2, NO2, PM10 और PM2.5। SO2, NO2 10 और 2.5 हाई क्या है, बस इतना ही याद करना था और कुछ नहीं है। और पता ही नहीं, एक पहले और चला रखी CPCB ने, उसका नाम है प्रण, देखो नीचे लिखा हुआ प्रण, पोर्टल एक प्रकार का, क्या लिखा हुआ, एक पोर्टल, गूगल पर सर्च कर देखोगे ना भेजा, क्या नाम बताओ उसका, PRANA, प्राण। हाँ, इसमें क्या लिख रखा है देखो, इसे देश के 131 शहरों में स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के कार्यक्रम की निगरानी और जनता तक वायु गुणवत्ता
पर जानकारी प्रसारित करने के लिए लॉन्च किया गया है। प्राण पोर्टल खोल कर देखोगे ना तुम, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है NCAP 2019 में चला था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। कब चला था? 2019 में। कब चला था? 19। ठीक, ये सारा डाटा नोट कर, दोबारा फिर समझा रहा हूँ क्या क्या इसमें काम का हूँ, समझ पहले। देखो यहाँ क्या काम का, हमारे यहाँ एक ही संस्था CPCB, वायु की बात हो चाहे जल की बात हो, मानक जारी करने का काम इसका होगा, निगरानी करने का भी काम इसका होगा, कार्यवाही करने का भी काम भी इसका होगा, दंड भी दे सकती है, रखना बात, दंड भी दे सकती है, ठीक, जुर्माना भी लगा सकती है CPCB, याद रखना, ठीक है। सवाल पूछे जा स्टेटमेंट में जाकर डाल। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 है, ये सब शक्ति दे रहा है CPCB को। एक और जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, ये एक्ट इस संस्था को शक्ति देगा ये सारा काम करने की। इस एक्ट में सब बातें लिखी हुई, इसी के आधार पर इसका भी काम करेगा। हमारे यहाँ एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये इंडेक्स इसलिए बनाया जाए, किसी भी क्षेत्र के अंदर तुम जाओगे ना तो वहाँ जाने से पहले ना उस क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कर लोगे। वहाँ क्या हो, जगह जगह मशीन लगा रखी है शहरों वाले क्षेत्रों में, उसमें क्योंकि गाँव की तो वहाँ ठीक ठाक ही हो, तो शहरों में मशीन लगी हुई है। शहरों में क्या कर रहा हूँ, मशीन ना आसपास की वायु खींच लेगी, उस वायु के अंदर ना ये 8 मानक चेक करेगी, वो जो मशीन हो 8 मानक चेक करके एक इंडेक्स के नंबर दे देगी, ताकि वहाँ जो जा रहा है ना, जो भी व्यक्ति जा रहा है वहाँ से, उसे चेक करके उस एरिया में ना जा। और वहाँ कुछ एक स्टैंडर्ड बना रखे, इंडेक्स बना रखा है। इंडेक्स मनुष्य की सुविधा के लिए ही तो हो, क्योंकि जब चीजें जटिल हो जाए तो इंडेक्स बनाना पड़ा, यही तो इकोनॉमिक्स और क्या हो। PM10 चेक करेंगे इसमें, हवा में जो हवा खींच के लेगा ये मशीन, और खुद चेक करेगी, बताएगी इसमें PM10 कितना, PM2.5 कितना, NO2 कितना, O3 कितना, SO2 कितना, CO कितना, NH3 कितना, PB कितना, उसके हिसाब से फिर एक नंबर तय कर देगी। आसान भाषा में समझाऊं, जैसे एक व्यक्ति बच्चा होगा, उसके ना 5 सब्जेक्ट में, और बस 12वीं क्लास का बच्चा होगा, 5 सब्जेक्ट में उसके नंबर आए, पूछे तेरे कितने नंबर आए, तो हिंदी में अलग नंबर आओ, इंग्लिश में अलग नंबर आओ, समझ बात, मैथ में लगाओ, फिजिक्स में लगाओ, केमिस्ट्री में लगाओ, बायोलॉजी में लगाओ, 5 के 5 का। फिर हम लास्ट में जाकर पता क्या कहूँ, मेरे 80% आए, एक दो नंबर बताओ, उसे समझ जा बस। या सबको अपने हिंदी के नंबर, मेरे हिंदी में इतने आए थे, इंग्लिश में इतने आए थे, तो क्या करो, सीधा एक नंबर डिसाइड कर लो ना, इतने आए थे, तो उसको सुविधा बन गया, परसेंटेज से बोल लो। इसलिए ये इंडेक्स में हमारा ये काम करो, पता लगे इंडेक्स क्यों बनाया जाए, इसलिए वो इंडेक्स सुविधा के लिए मनुष्य की। तो 0 से लेकर 50 तक का जहाँ इंडेक्स होगा कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ 200 तो ऊपर होगा समस्या खड़ी हो जाएगी, और 450 तो बर्बाद हो जाओगे। सीवियर की कैटेगरी में था, सीवियर का मतलब क्या हो, खराब, बहुत खराब स्थिति, बहुत गंभीर स्थिति आ गई, अब मरेंगे लोग तड़प तड़प को। जहाँ 450 से ज्यादा AQI होगा, किसी भी क्षेत्र में जाकर ना फोन में जाकर चेक करो AQI कितना वहाँ का, जो तुम्हारे आसपास के बच्चों को समझ में नहीं आना क्या AQI है। सही बात है, जो वनडे एग्जाम की तैयारी करो तो क्या AQI तो मतलब वगैरह दूर जो हो रहा है वो मरेगा फिर तड़प तड़प का, मराना तड़प तड़प का, तुम 2 साल फालतू जियोगे। अब प्लॉट लोगे, वहां जाकर AQI तो चेक कर लो, कहीं घूमने जाओगे AQI तो चेक कर लोगे। सही बात है, बाबू और बेबी तो पहले अपना दिमाग तो चलाना पड़ जाएगा कम से कम, यहाँ समझ में आया। अब दिल्ली में हो क्या, जब ना सीवियर की कैटेगरी में पहुंचा, जब AQI ज्यादा ऊपर चला जा, 200 तो ऊपर चला जा, तो समझ जा दिल्ली में ना फिर तुरंत 2016 में ना सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा था कि कुछ एक्शन तो करो, कुछ प्लान तैयार करो, क्योंकि MC मेहता नाम का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तब फटकार लगाई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आग्रह करा था, तो फिर जो सरकार है ना वहाँ दिल्ली सरकार, तो तुरंत दिल्ली के अंदर ना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दो, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अभी देख लो दिसंबर से आने वाला ना, अक्टूबर के आसपास चर्चा हो जाएगा पूरा का पूरा न्यूज को, इसलिए न्यूज देखनी बहुत जरूरी हो, चाहे 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो जरूर। ग्रेड रिस्पॉन्स एकदम आगे तुरंत दिल्ली में हुआ ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू, और तुम देख के बड़ी खुशी होगी, वाह क्या बात, यो पता लग गया। इसका मतलब समझ जाओ, अच्छा दिल्ली की हवा खराब होली थी, दिल्ली की हवा खराब, इसे तुरंत लागू होगा ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब जब लागू होगा तो वहाँ के मंत्री आएंगे और बताएंगे क्या क्या चीज बंद करने जा रहे हैं, वहाँ के जो मंत्री आएंगे तुरंत बताएंगे, अरविंद केजरीवाल आएंगे वे तुरंत बताएंगे कि हम क्या क्या बंद करने वाले इस एरिया में, क्या क्या चीज बंद रहेगी, लोगों को कैसे काम करना पड़ेगा, लोगों तो आग्रह करा जाएगा कि प्रदूषण को कम करने में इको फ्रेंडली बनो, थोड़ा सभी प्रदूषण करने में हमारा योगदान दो। इसे शक्ति कहाँ से मिली, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तो शक्ति मिली। उसके बाद पता लग चुका है यहाँ से कुछ, अब इस बार संशोधन करे 4 कैटेगरी में, उन्होंने कहा किसी एक क्षेत्र के अंदर 201 से लेकर 300 के आसपास अगर वायु होगी ना, तो नया संशोधन करके लेकर आए, वहाँ हाइब्रिड व्हीकल चलेंगे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही चलेंगे सिर्फ। सही बात है, हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेंगे, और 10 से लेकर जो 15 साल पुराने वाहन हो चुके हैं ना, उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। पुराने वाहन ये बंद, जैसे मेरी गाड़ी है 2009 की, बंद कर देनी चाहिए, मैं फिर भी चला रहा था, लेकिन अब पता क्या करो, उस गाड़ी की लिमिट बढ़वाई जा। अब क्या कर रहे हैं, उसने लिमिट को नहीं बढ़ा रहे, बड़े तेज हो गए,
तू कह रहे इस गाड़ी को बेच कर तोड़ कर और तो जाके तुड़ान में उसके बाद नई गाड़ी लो, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे, जीएसटी कम कर देंगे तुम्हारा। नू भी कह रहे उस गाड़ी की लिमिट नहीं बढ़ा रहे, जब तो दिक्कत खड़ी होगी तो रोड पर चलाना बड़ा मुश्किल होगा गाड़ी को। अब मैं अपनी गाड़ी को डर डर कराना पड़ा मुझे, समझ नहीं बात या ठीक। एक दिन में खेतों को निकाल कर ले गया था गाड़ी को, अगर वो पकड़ लेते ना तो फिर गाड़ी में खाली पैदल आता हूँ रास्ते में। क्यों आता? क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है उस रोड पर जो चल रहा ना, तो चेक करेगा, मेरी आरसी चेक करेगा, अच्छा 2009 मॉडल है, फिर जोड़ कर चेक करेगा, देखो चलो लिमिट बढ़ा देगी, दिखाओ। और लिमिट बढ़ाने में कम से कम 20,000 रुपये लगेगा। जो वो ना आरटीओ ऑफिस में जाकर उसकी लिमिट बढ़ागा, सब चीज़ें चेक करेगा उसके अंदर, तो हाँ चलने लायक है गाड़ी, सामान नया डलवा रखा है इसके अंदर, चलो चला सको, तो 20,000 रुपये लगेगा कम से कम कमीशन के। हालांकि मैं टैक्स भी दे रहा हूँ। ये तो हमारे देश में समस्या है, इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, हर जगह करप्शन। अभी होमगार्ड का वैकेंसी निकला, 1.5 लाख रुपये में होमगार्ड बनने, और ऐसा सबके सामने वैकेंसी निकाल रखी है, 1.5 लाख रुपये होमगार्ड बनने तैयार है। उत्तराखंड की जितनी वैकेंसी सारी बिकी पड़ी, चाहे कोई कुछ भी कह लो, खुले आप मेरे सामने ऊपर आ रहे, 4 लाख रुपये दो नौकरी पा लो। जो फार्म भर रहे हैं सब ये बेवकूफ घूम रहे हैं सब, बिकी नहीं सारी, सब बिकी हुई है टोटल, कोई नहीं बताने वाला। इतनी धांधली चल रही है। 1.5 लाख रुपए में पोस्ट, 3 के तो 4 के तो मैंने लेटर कल ही देखे, जॉइनिंग लेटर, ना फिजिकल दिया ना पेपर दिया, पैसे दे दिए बस। ये तो पढ़ने वाले पीछे रह जाए बेचारे। एक ही पेपर बच रहा है बस यूपीएससी का, जिसमें धांधली नहीं है, नहीं तो बाकी सब में धांधली। उत्तराखंड पीसीएस का करवाया था इन्होंने एग्जाम, उसकी जांच अब तक नहीं हुई। वो पेपर का इन्होंने फाइनल करके इंटर सब निकाल दिया उन्होंने, फाइनल मेरिट आने वाली हुई इसकी, और उसमें करप्शन था। जो उत्तराखंड पीसीएस करवाया था ना उन्होंने, उसमें इतना तगड़ा करप्शन था, बहुत बढ़िया करप्शन, इतना बुरा हाल है। बच्चे पता क्या सोचा, फिर बच्चे सोचा यार मेरा नंबर नहीं आ रहा, 1 नंबर तक आएगा, इस बार 1 ले आऊंगा, 2 ले आऊंगा, वे जान पूछ कर 5 सवाल गलत डाल लगा, तुम्हें 5 या 10 सवाल गलत डाल लगा, 6-7 सवाल आंसर किए में, उसमें तो वो इसलिए गलत डाल लगा ताकि बच्चे को मलाईदार तबके को बाहर करा जा सके, बच्चों के पीछे खेल करने खातर। इसमें नहीं करने का, इसमें औकात ही नहीं है। 3 स्टेज, जब यूपीएससी पेपर देने जाएंगे ना तो यहाँ तो कोई चेकिंग नहीं कर रहा, तुम लोग कहेंगे यहाँ तो कोई चेकिंग नहीं कर रहा, आधार कार्ड तो यहाँ तो कोई निगरानी करने वाला नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं है बता दे। अगर पूरे 2 घंटे पेपर बताने लगा ना तुम, तो 2 क्वेश्चन नहीं मिलने के उत्तर, सर्च करने पर 2 उत्तर नहीं मिलने के, वहाँ प्रीलिमिनरी लटक गया, फिर मेंस का भी है, तो तब कोई बताना आगा ना, इतने देर में टाइम और लगा। और यूपीएससी के बच्चे बहुत जागरूक हो, उन्होंने तो जान जो ड्यूटी दे रहे और पूरा स्कूल संभाल ले, इसलिए नकल करने नहीं देते बिल्कुल भी, तुरंत बाहर निकालना, तुरंत शिकायत मत आगा। एक पेपर जो बच रहा है सिंगल, जिसमें नकल नहीं है, नहीं तो सब नकल होगी। यूपी के अंदर पेपर लीक हुआ, कहाँ लीक हुआ पेपर? बिहार के अंदर पेपर लीक हुआ, पेपर देने गए बच्चे। अब ये जो पेपर तुम क्या सोच रहे हो नकल नहीं चल रही है, उत्तराखंड के सब टोटल बिका हुआ, खुले डंके की चोट पर कह रहा हूँ। आज दिन मेरे पास ऑफर है, बच्चे का नाम बता दो, कह रहे 2 लाख तुम्हारे और 6 लाख हमारे, 8 लाख में पूरी पुलिस की वैकेंसी बिक रही जो है दे देंगे लोग है। इतना जानकारी तो ये तो है, बिजनेस का होता है यहाँ नौकरी के ऊपर। नोट करो जल्दी से, फटाफट नोट करो सभी। न्यूज़ क्या अगली न्यूज़ है ग्रीन पटाखे, ग्रीन पटाखे, आओ जल्दी फटा। क्वेश्चन न्यूज़ अगली वाली, अगली न्यूज़ चौथी न्यूज़ है ना, तीसरी चौथी, तीसरी न्यूज़ है। तो तीसरी न्यूज़ में पूछा ग्रीन पटाखे क्या हो। अच्छा, पटाखू जब भी निकालते हैं ना, पटाखे जब भी जलाते थे उससे तो बहुत प्रदूषण निकलता था, ये भी समझ लो ग्रीन पटाखे। अब यहाँ अब ना ऐसे पटाखे बना दिए, सुन लो पहले ध्यान लगाएगा। अब ऐसा पटाखा बना दिया, बिजली से चलेगा, चार्ज हो जाएगा, बस आवाज़ करेगा, आवाज़ करने के बाद बारूद भी निकलेगा ना, तो उसके अंदर से अंदर था ना, मान लो पटाखा आपने पटकाया, पटाखने के बाद ना उसके अंदर जल वाष्प निकलेगी, और जो धुआं निकल के वातावरण में पहुंच जाता है ना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा था, वह जल वाष्प उसे वहीं की वहीं सोख लगी तुरंत। ऐसे पटाखों को नाम दिया गया ग्रीन पटाखे। सही बात है।
उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो आवाज निकलेगी ना वो किसी कान कान में ध्वनि प्रदूषण नहीं करने की। तो पटाखे किस काम के राजा हैं? पटाखे तो वही हो ना। ग्रीन पटाखे जो हो, ये सवाल पूछा कि ग्रीन पटाखे बनाए किसने, कौन सी लैब होगा? समझ बात है। तो एक बहुत बड़ी लैब है, एक तो CSIR, CSIR, एक नीरी, नीरा नहीं नीरी, NEE, ये जगह दो संस्था, NEE है, NSC, हाँ NEERI, ये दो लैब है, बहुत बड़ी लैब है। CSIR और नीरी, इन दोनों ने मिलकर ग्रीन पटाखे बनाए। ये बहुत बड़ी बात है ग्रीन पटाखे। इस बार तुम ग्रीन पटाखे को यूज करोगे। पिछली बार भी इसकी बात थी दिल्ली में, यूज कोई नहीं करता, सब मुर्गा छाप ही लेगा उठा के। सही बात है, यूज कोई नहीं करता, इन्हें भी पसंद आओ, सस्ता है एक तो, ये महंगे है ना, कोई लेने का नहीं। तो CSIR और नीरी दिल्ली में बंद कर दिया गया। दिल्ली में बस ये कहा गया ये पटाखे यूज करोगे, ग्रीन पटाखे। ग्रीन पटाखे सवाल क्या पूछेगा? सवाल ही पूछेगा जो पटाखे तो जो पदार्थ निकलते थे, पटाखा जिस पदार्थ में मिलकर बना हुआ हो उसमें तो कौन सा पदार्थ निकलते थे, उस पदार्थ का नुकसान क्या क्या हो, और उसकी पूरी टेबल दे रखी, वह काम की। कुछ भी पूछ सको तो मैं टेबल को पढ़ता हूँ, मैं उस टेबल को पढ़ता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के संबंधी दिशा निर्देश को देश के सभी राज्यों में लागू करने को कहा। देश के सभी राज्यों में लागू हो गए, दिल्ली में लागू नहीं होने के। कौन? हाँ तो ये तो कह रहा है, देखो तो पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री हो खतरनाक और विषाक्त प्रभाव। जब पटाखों का निर्माण हो, सही बात है, तो उसमें कौन कौन सी चीज यूज हो रही, तो ये पटाखों के निर्माण हो, जब पटाखे बनाए जाते थे पुराने वाले पटाखे देख लो, एल्यूमिनियम, पटाखा बनाने में एल्यूमिनियम यूज हो। अब देखेंगे एल्यूमिनियम का नुकसान क्या हो, देख लो, संपर्क में आने से त्वचा जलन और सूजन और जैव संचय, शरीर में रसायनों का संचय हो जाता है। अगर समझ लो तुम, अगर जहां एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं ना, पटाखा पटका है वो शरीर में चला जाएगा और जलन होगी। याद रखिए बात है, देखो पटाखा पटक जाना, दूर नहीं हटका भाग दे तुम, जलन होगी, फिर वो एल्यूमिनियम तो उसके अंदर हो। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, SO2 बहुत बड़ी खतरनाक हो। SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बना दे, अम्ल वर्षा कराया, SO2 दो या तो दो याद होगी तुम्हें। एल्यूमिनियम पता लग गया, पटाखा बनाने में एल्यूमिनियम यूज होगा, यस, क्या हो उसका क्या नुकसान पहुंचे, जलन हो। सल्फर डाइऑक्साइड, इससे क्या हो, अम्लीय वर्षा हो, अम्लीय वर्षा का नुकसान पहुंचे, बचपन तो ही पढ़ रहे। पोटेशियम नाइट्रेट, जहरीली धूल हो या कैंसरकारी सल्फर कोल कंपाउंड उत्सर्जित करता है, कैंसर हो जाए इसका। पोटेशियम नाइट्रेट तक, पोटेशियम नाइट्रेट यूज हो पटाखा बनाने में, यस। ग्रीन पटाखा नहीं आया हो, ये क्या पुराने वाले पटाखे थे, इन्हें इसलिए बंद करे जब इतना नुकसान पहुंचा रहे थे। ये ग्रीन पटाखे नहीं है, ग्रीन पटाखे में क्या यूज हो आगे बताऊंगा, वही सवाल पूछेगा। सही बात है, कभी कभी इन्हें पूछ सका ना कि कौन कौन सा जो पटाखे बनाने में यूज होता है, कौन कौन से पदार्थ में। तो एक तो मैंने तुम्हें बता दिया, एल्यूमिनियम यूज होगा, यस हाँ, 5 ऑप्शन दे देगा। एल्यूमिनियम यूज होगा, हाँ यूज होगा। सल्फर डाइऑक्साइड यूज होगा, हाँ यूज होगा। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट यूज होगा, हाँ यूज होगा। उसके बाद ये क्या है, पर क्लोरेट, अमोनियम और पोटेशियम, ये यूज हो रहे नहीं। इनका नुकसान क्या था, इनका नुकसान था भूजल और सतही जल को प्रदूषित कर देता है। सही बात है, जो जमीन के अंदर जल है ना उसे प्रदूषित कर देगा, और जो सतही जल नदी का तालाब का उन्हें जो प्रदूषित कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा। जो अमोनिया हो, सही बात, वहां यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, सुपोषण जिसे बोल लो। बेरियम नाइट्रेट, यह विषाक्त और धुएं से श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है, सांस लेने में जलन हो जाएगी। तुम्हें याद रखना बात है, अगर बेरियम नाइट्रेट आ जाएगा तो बेरियम नाइट्रेट हुआ, तांबे के यौगिक हुई, तांबे के यौगिक ये भी हमें नुकसान पहुंचाएंगे, कैंसर का खतरा बना रहेगा। उसके बाद हुआ एंटीमनी हुआ, एंटीमनी, सही बात है, इस तरीके से ये भी कैंसरकारी है। आगे के सारे ज्यादातर तो कैंसरकारी दिखा देंगे तुम्हें। लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये लिखे हुए नहीं, ये जैव संचय के में योगदान देते हैं। जैव संचय पता क्या हो, जैव संचय जैव आवर्धन हो। जैव संचय का मतलब खाद्य श्रृंखला में चले जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, किसी पदार्थ के अंदर जाकर बैठ जाएंगे। जैसे समुद्र में कोई जीव जाकर उसने पदार्थ का पटाखा पदार्थ खा लिया हो, उसके अंदर जाकर बैठ गया, फिर उसको कोई और खागा, उसको कोई और खागा, इसे मैं जैव आवर्धन बोल रहा हूँ। समझ गए? आगे चलो, लिथियम यौगिक, उसके बाद लिथियम यौगिक जलाने पर जहरीला और जलन पैदा करने वाला धुआं उत्पन्न करता है। मरकरी पारा, ये विषाक्त धातु है, मरकरी, इसके बारे में सब जानो तुम। ये जैव संचय में योगदान देता है। आर्सेनिक, जहरीली राख से फेफड़ों को कैंसर हो सकता है और चेहरे पर मुहांसे हो सकते हैं। आर्सेनिक यौगिक के कारण चेहरे पर मुहांसे हो जा।
स्ट्रांसियम यौगिक यह शरीर में कैल्शियम की जगह ले सकता है। इनमें तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछने का, पूछेगा तो नहीं पूछेगा। जब पुराने पटाखे थे ना, पटाखा बनाने में कौन कौन से पदार्थ यूज होगा, चाहे जितने नाम लिखे हुए एक बार नजर मार लोगे तो पूछ रहा, क्योंकि याद करने में कठिनाई नहीं होगी ना। पटाखा बनाने में कौन कौन से पदार्थ यूज होगा, यूं नहीं पूछने का उसका क्या क्या दिक्कत होगा। मोटे मोटे तरीके तो इसमें तो अगर मैं याद करने को कौन कौन सा याद करना, एक तो पारा, ये तो तुम्हें पता ही, वैसे ये पारा तो क्या हुआ, पारा मरकरी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, आर्सेनिक यौगिक की पता होना चाहिए। और सर शुरू में लिखा हुआ एल्यूमिनियम सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम नाइट्रेट, 3 याद कर लो शुरू के, एक बेरियम नाइट्रेट बस। हाँ, अब अगर जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेरियम और अन्य प्रतिबंध रसायनों से युक्त पटाखों के उपयोग पर 2021 में जारी दिशा निर्देश पर पूरे देश में लागू होंगे। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो बेरियम तो बने हुए पटाखे हैं ना, बेरियम बहुत खतरनाक है, बेरियम सही बात है। तो बेरियम का नाम बार बार पूछा जाएगा कि बेरियम को पटाखा बनाने में यूज होगा। हाँ, बेरियम नाइट्रेट, जो बेरियम नाइट्रेट तो बनाने में जितने पटाखे ना सब पर बैन है। 2021 में कहा था दो दिल्ली में बैन, अब नु कहा कि दिल्ली में नहीं, अब पूरे देश में बैन है सब जो बेरियम नाइट्रेट बनाने में यूज होगा पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिशा निर्देश जारी करे ग्रीन पटाखों के लिए उपयोग की अनुमति दे दी थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ना ग्रीन पटाखों की अनुमति दे दी। ये 9% नहीं बनने, जो बना ही बता दूंगा तुम्हें आगे। चलो, ग्रीन पटाखे को बनाने में बेरियम नाइट्रेट खतरनाक जैसे रसायन उपयोग में नहीं किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना बात यार। तो बेरियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं था ग्रीन पटाखे में, इंपॉर्टेंट बात इसमें। ग्रीन पटाखे में क्या यूज नहीं होता, ये बहुत जरूरी बात है। बेरियम नाइट्रेट, बेरियम का BrNO3 का यूज नहीं, का यूज नहीं होता है, नहीं होता है, याद रखना बात। या ग्रीन पटाखा बनाने जो पुराने पटाखे थे, ग्रीन पटाखे नहीं, जो पुराने पटाखे थे वहां बेरियम नाइट्रेट यूज होता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेरियम नाइट्रेट हटाओ, ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा। एक बार बेरियम नाइट्रेट देख लो लिखा हुआ उसमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, टेबल ऊपर दे रखो, क्या कर क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा है। देखो बेरियम नाइट्रेट यह विषाक्त होता है, धुएं में श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, जलन पैदा हो जाएगी, विषाक्त हो सके, जहरीला हो सके, ठीक है। और आगे बढ़ो, नीचे जाओ, नीचे टेबल बजाओ। ग्रीन पटाखों में सामान्य पटाखों की तुलना में 30% वायु प्रदूषण कम होगा, इंपॉर्टेंट बात, सही बात। यहाँ इस बने जो ग्रीन पटाखे 30% पोल्यूशन कम, 30% प्रदूषण कम किसकी अपेक्षा, पुराने पटाखों की अपेक्षा, पुराने पटाखों की अपेक्षा। आगे बढ़ो, अगली लाइन पर्सन बन सका, आगे चलो। ग्रीन पटाखों पर शोध और उनका वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर्यावरण अभियंत्रिकी, देखो ये लिखा हुआ नहीं CSIR, तो इन्होंने कह रहा है किन्ने किन्ने बनाया, इन पर शोध किसने करा है, एक तो CSIR ने करा, एक किसने करा है, निरिन, पहचान लो इसका नाम। हिंदी में देखो क्या क्या नाम लिखा हुआ, शोध और उनका विकास वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये CSIR का नाम है। ठीक, दूसरी संस्था का नाम क्या है, निरी, याद रहेगी बात ये। चलो, ग्रीन पटाखे विस्तृत किए, इसमें 3 वर्ड आ रहे, देखो एक तो आ रहा श्वास, इनमें तो पक्का सवाल पढ़ना, श्वास मतलब एक तो श्वास होगा, श्वास इंग्लिश में नाम क्या लिखा है, श्वास ही लिखा हुआ, SWS श्वास। और दूसरा क्या लिखा हुआ, स्टार, STAR स्टार। एक और लिखा हुआ सफल लिखा हुआ, अब देखो इसका क्या क्या काम है, आ जाओ पढ़ो। देखो, पटाखों को फोड़ने पर उत्सर्जित धूल के प्रभाव को इन्हीं पटाखों से उसे जलवाष्प समाप्त कर देता है। इसी पटाखे में धूल निकलेगी, इसी पटाखे में जलवाष्प निकलेगा, जल निकलेगा, और वो जल तुमने मैंने बताया, मजा तुम पटाखा पटकाने में आगा, लेकिन तुमने मैंने बताया प्रदूषण कब खत्म होगा। ये तो बढ़िया नाम क्या है, श्वास, तो पता लग गया। देखो इसे कैसे याद रखेंगे, शॉर्टकट में से लिख देगा, धूल निकलेगी और धूल निकलेगी प्लस जलवाष्प, जलवाष्प, याद रहेगी बात। या तो धूल निकलेगी, जलवाष्प निकलेगा, पटाखा पटकाएंगे, ग्रीन पटाखे को बिजली तो चार्ज होगा, करके ऐसा करके धड़ास से मारा, पटाखा पटक गया, ये उन्होंने पता प्रदूषण भी खत्म होगा। वो मजा ही नहीं आने का पटाखा पटकाने में, इन्होंने दिवाली का नाश कर दिया। कुछ दिनों बाद ना CSIR वालों को नीरी को पानी पी गाली देंगे, लोग पानी पी तो पता नहीं क्या बना दिया। अगर देखो स्टार, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होते हैं, इसमें कम पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित होते हैं। ऐसे पटाखे को फोड़ने पर ध्वनि प्रदूषण बहुत कम होता है, मैंने कहा ध्वनि होती नहीं बिल्कुल भी। पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता इसमें, याद रखनी बात है। ऐसे पटाखों में पोटेशियम की NO3 नहीं होने का इसमें, और सल्फर नहीं होने का इसमें, याद आएगी बात है। अगर पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होने का, यही तो हो, इन्हें तो मिलाकर बम बनाए जा, बम ये तो सुतली बम, यही तो हो सुतली बम, और यही नहीं है इसमें तो बुक। अब सुतली बम फिर कहाँ तक आवाज कर देगा, देख कहने का वो जो अनार हो नीचे तो जूं ऊपर जाएगा,
उसके बाद क्या होगा, फिर सुतली बम काम नहीं करने का, मजा नहीं आने का उसमें, तो ध्वनि प्रदूषण नहीं करने का, तो कहेगा पटाखा। सही बात है। मोटरी तो मुर्गा छाप छाप से फोड़ फोड़ के बड़ी हुई। अनार मम्मा जी के अंदर इतना बचपन है, चक्री भी घूम रही है अभी तक, फूल जड़ी। क्या बीमारी है। ये भी ठीक है। ये कम पार्टिकुलेट मैटर, पीएम पार्टिकल कब निकालते हैं, ये कम पीएम पार्टिकल निकालते हैं। अच्छा, सफल क्या है, देख लो सफल की पुड़िया। इसके निर्माण में एल्यूमिनियम का बहुत कम उपयोग किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम का उपयोग कर एल्यूमिनियम की भरपाई कर दी जाती है। इसमें मैग्नीशियम का उपयोग हो, याद रखना बात है मैग्नीशियम का, ये पूछा जाएगा मैग्नीशियम का उपयोग हो इसमें एल्यूमिनियम का कम उपयोग। जबकि किसका उपयोग होगा इसमें, याद रहेगी बात है, तो मैग्नीशियम का उपयोग ज्यादा होगा इसमें। नीरी नागपुर में स्थित है। नीरा कहां से है, नीरा देख लो नागपुर में। अब देखो ई पटाखे, इलेक्ट्रॉनिक पटाखे है, इलेक्ट्रॉनिक पटाखे, एक तो ग्रीन पटाखे हो, एक हो इलेक्ट्रॉनिक पटाखे। इलेक्ट्रॉनिक पटाखे ये बिजली से चलेंगे। देखो दो पटाखे, एक तो ग्रीन पटाखे हो गए, एक इलेक्ट्रॉनिक पटाखे हो गए। एक और पटाखा, वो बताने का वो पटाखा कौन सा हो। CSIR प्लस सीरी, आतिशबाजी का आनंद लेने वाले सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पटाखों की सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त तकनीक विकसित कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक पटाखे वाले हो रहे, अभी आए नहीं। कौन कौन स्टार्ट कर रहा है, CSIR और प्लस सीरी। सूरी नहीं सीरी, नीरी मर गई क्या, नीरी तो मर गई, सीरी आएगी। यानी टेक्निक विकसित कर रहा है। इसमें ई लड़ी, ई अनार होगा, ई लड़ी होगी, ई अनार होगा। सिस्टम फॉर द ई क्रेशर शो, ठीक। अभी ये ध्वनि बहुत कम ध्वनि करेंगे, समझ लो क्या सवाल पूछ सको। मैं भाई अभी कह रहा हूं, तुम सुप्रीम कोर्ट ने यूं कहा था बेरियम पटाखा बनाने में बेरियम नाइट्रेट बहुत यूज हो, तो जो बेरियम नाइट्रेट है इसका जो कम से कम उपयोग करना चाहिए। तो फिर ना हमारे यहाँ बहुत बड़ी लैब है CSIR की, और एक नीरी पड़ेगी नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर में, जहाँ तो चुनाव लड़ रहा है कौन, नितिन गडकरी, या तो चुनाव लड़ रहा हो। CSIR नीरी, ये दोनों लैब है, इन्होंने मिला के बनाए थे ग्रीन पटाखे। पुराने पटाखों में बहुत सारे प्रदूषण हुआ था, पूरी एक लैब दे रखी पूरी की पूरी। वहाँ हम बेरियम नाइट्रेट का ज्यादा यूज कर रहे थे। तो जो ग्रीन पटाखे है ना, वहाँ बेरियम नाइट्रेट का यूज नहीं होता, इसमें ग्रीन पटाखों में, याद रखनी है, बेरियम नाइट्रेट यूज नहीं होता ग्रीन पटाखों में। 30% प्रदूषण को कम कर दे पुराने पटाखों की अपेक्षा। अगर पुराने वाले ना 100% प्रदूषण कर दे, इनसे 70% प्रदूषण ही होगा। समझ में बात है। श्वास, ये तीन चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट। श्वास का मतलब क्या है, इन पटाखे, तुम ग्रीन पटाखा लेकर आए, तुम कुछ नहीं क्या, कौन सा पटाखे हैं, अच्छा इको फ्रेंडली का है, इको फ्रेंडली पटकाया तुम ना, पटकाने के बाद जैसे पटकाओगे तुरंत धूल निकलेगी उसके अंदर से, ये काजल ठहरा मजा आएगा। उसके बाद देखो जल वाष्प भी निकल रहा है उसमें। जल वाष्प का मतलब विस्फोट होगा, उसके अंदर जो धूल निकले वहीं की वहीं जमीन में नीचे बैठ जाएगी, वातावरण बन जाएगी, वायु प्रदूषित नहीं होने के बाद। स्टार, ये क्या हो, स्टार पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, ये इसके अंदर यूज नहीं होने का, कम मात्रा में यूज होगी। ये तो पोटेशियम नाइट्रेट होगा, सल्फर होगा, यूज नहीं होने का इसके अंदर ये। अब पीएम पार्टिकल जो कम से कम निकलेंगे इसके अंदर, तो पीएम पार्टिकल नहीं निकलेंगे, बहुत कम मात्रा में पीएम पार्टिकल निकलेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट हुआ और कौन सा हुआ, सल्फर, यूज नहीं होने का इसके अंदर, याद रखना बात ये। उसके बाद एक तो सफल, ये क्या हो, इसमें एल्यूमिनियम का कम उपयोग है, जबकि मैग्नीशियम का अधिक उपयोग है। ग्रीन पटाखों में मैग्नीशियम का उपयोग हो रहा है क्योंकि वो एल्यूमिनियम की पूर्ति कर रहा हो। एल्यूमिनियम क्या करता है, जलन पैदा करता था हमारे अंदर। जैसे कोई पटाखा ना, तुमसे दूर तो बच के नहीं भाग जाओगे। मान लो पटाखा तुम्हारे हाथ पर लग गया, तो तुरंत ध्यान लगने में तुरंत जलन होगी। और जलन क्यों होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम यूज होता है उसमें। तो वही बात है, ऐसी धातु यूज कर रखा उसमें, याद रहेगी बात। या अब ई पटाखे आ गए, इलेक्ट्रॉनिक पटाखे, इसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 साल और रुक जाओ। अगली बार जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो ई पटाखे के साथ उसका स्वागत होगा।
समझ बात है, याद रहिए बात है। अगली बार जब मैं सांसद बनूंगा ना तो ई पटाखों का यूज कर रहा हूँ, पक्की बात, नोट कर लो। मैग्नीशियम का यूज ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पटाखे आने वाले हो रहे। CSIR ने बनाए ग्रीन पटाखे, पूरे देश में लागू हो गए ग्रीन पटाखे, याद रखना बात। चौथे नंबर की न्यूज पर जाओ। अब न्यूज फसल अवशेष प्रबंधन हेतु संशोधित दिशा निर्देश। फसल अवशेष इन्हें लेकर परेशान है, हेतु दिशा निर्देश फसल अवशेष प्रबंधन हेतु। बस एक ही चीज याद है, हैप्पी सीडर तकनीक। उसकी वीडियो दिखाई दे ना। हमारे यहाँ एक मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण, मर गया तो कल्याण मंत्रालय, मर गया। अरे मेरे गांव का कल्याण कह रहा है मैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ये मंत्रालय हमारा कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। जो कृषि के अवशेष हो उसे प्रबंधित करने के लिए, अब कृषि के अवशेष क्या हो, पुराली, इन्हें ज्यादा दिक्कत पुराली था। जो पंजाब हरियाणा के किसान जो पुराली जलावा ना, इससे दिल्ली में बहुत नुकसान हो। इसका मैनेजमेंट कैसे करा जाएगा, इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी, दिशा निर्देश जारी करे। ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय पता क्या कह रहा, जो दिल्ली से सटे हुए इलाके कौन कौन थे, हरियाणा के किसानों तो बहुत दिक्कत है, पंजाब, राजस्थान, सही बात है, और दिल्ली के कुछ इलाकों ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, इन्हें निर्देश जारी करे इस वाले मंत्रालय ने, गाइडलाइंस जारी करी। यूँ कहा जो तुम पुराली जलाओ ना, इस हमारा वोट पिट जा दिल्ली में, कुछ कर लो। नुगारे मंत्री नुगारे हम यहाँ चाय पीने में प्रॉब्लम हो सर्दियों में, फिर हमने गाँव में जाना पड़ा, समझ में आई बात है। तो इन्होंने दिशा निर्देश जारी करे, और दिशा निर्देश जारी कर ना कुछ कहा, क्या कहा वो भी बात करेंगे। लेकिन समस्या जितने भी कृषि के अवशेष जलाए जा, कृषि में जितने भी अवशेष पैदा हो, पुराली जैसे धान काट कर अपने घर में गेर लिया, उसमें पुराली बच जाओ, वो पुराली अवशेष हो, जो बची हुई चीजें उस अवशेष क्या हो। और क्या हो, जैसे खेत में तो कुकुड़ी निकाल ली, छोर बच गया, उसे वहीं फूक देंगे, छोर बोले जाना क्या हो, छोर जान दें, छोर कुकुड़ी तो निकाल ली एक तरफ, उसका पेड़ काट कर कहाँ ले जाएंगे, सिर पर ले जाएंगे। आधे चेरी हो, सूखी चेरी हो, आधे वहीं जला हुआ, बाजरा हो, बाजरा तो निकाल लिया, तो उसका कहाँ लेके जाएंगे, जो सूखा हो वहीं खेतों में जला देंगे। तो कृषि के अवशेष बोल रहा है। इन कृषि के अवशेष को प्रबंधित करने के लिए सरकार ने निर्देश जारी करे, दिशा निर्देश क्या करोगे, सही क्यों कि अगर जलाओगे तो उस मतलब किसी चीज को जलाने में वो क्या एक प्रकार का जीवाश्म, और जीवाश्म का मतलब पौधा ही था, तो और जीवाश्म को जलाने में तो 6 बेसिक एलिमेंट निकलेंगे, 6 के 6 पता कौन कौन से निकलेंगे, बड़ी मात्रा में सल्फर भी निकलेगा, सही बात है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सब निकलेंगे इसमें तो बड़ी मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है ना, कार्बन है, कार्बन निकलेगा। यूपीएससी क्या सवाल पूछेगा, पराली के दहन पर, खासकर पराली की दिक्कत हो सर, पराली के दहन पर कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, ये सवाल पूछेगा, पहले ही पूछ रखा है। ठीक, तो उनका नाम बताने जा रहा हूं तुम्हें, पराली के नाम पर कौन कौन से, लिखो पराली को जलाने पर, ये हेडिंग बना जल्दी फटाफट, पराली जलाने से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ, पराली जलाने से उत्सर्जित होने वाले पदार्थ, पहले ही लिख लो क्वेश्चन। हाँ, ये लिखो तो फटाफट, कृषि से संबंधित दिशा निर्देश प्रबंध, फटाफट लिखो, तेज स्पीड तो। जल्दी करो फटाफट यार, चलो ये चलो चले 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 लिख जाना। अब हेडिंग बनाओ, पराली जलाने से संबंधित उत्सर्जित होने वाले पदार्थ, बना ली, पराली जलाने से संबंधित उत्सर्जित होने वाले पदार्थ। नंबर 1 CO2, सबसे ज्यादा CO2 निकला, याद रखना,
नंबर 1 CO2, पराली जलाने पर CO2 निकलेगी। दूसरे नंबर पर राख, तीसरे नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथे नंबर पर लिखो PM पार्टिकल, पर्टिकुलेट मैटर या कणिकीय पदार्थ। पर्टिकुलेट मैटर या कणिकीय पदार्थ दोनों नाम लिखने हैं, कोई सा भी नाम देता वहां से, पर्टिकुलेट मैटर या कणिकीय पदार्थ। और चौथे नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड लिखो। ठीक, और क्या निकलेगा? और निकलेगा मीथेन। मीथेन लिखो, मीथेन CH4। एक और लिखो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। एक लिख दो NOx, नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड निकलेंगे। याद रहेगी बात या? अब हुआ क्या इसमें भी समझ लो, चर्चाओं में क्यों है समझ लो। पहले पूरी न्यूज पढ़कर सुना रहा हूँ, न्यूज तो काम की नहीं है, फिर ही पढ़ ही रहा हूँ। ठीक, समझ लो। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश में संशोधन किया है। पहले गाइडलाइंस जारी कर दी, अपनी गाइडलाइंस बदल दी उन्होंने। पहले मैंने कहा था, मैं कह रहा ये दिशा निर्देश पंजाब में लागू होंगे। पता लग गया ना पंजाब में क्यों लागू होंगे, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी। धान की पराली लिखना नहीं आता पर, सही बात है। धान की पराली, धान की फसल के अवशेष, जो लिखना चाहिए था कि अवशेष कि खेतों के बाहर किसी अन्य संस्थान को प्रबंधन को संभव बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि धान की जो पराली है ना, जो पराली निकल रही, उसे उसी स्थान पर खेत में लाकर नहीं फूकना। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश जारी करे, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर लेके जाना, उसका चारा बनाना, चारा डंगरों को खिलाने के लिए, समझ गए? उसका ना, उसे कूट का ना, उसे ना बायोफ्यूल में काम आ जाएगा, समझिए? उसे बायोफ्यूल में काम आ जाएगा, डीजल पेट्रोल इंजन ये बनाया जा सके उसके, उसे ना कूट कर ऐसा कोई मटेरियल बनाया जाएगा, या एक काम कर सको उसके ऊपर ना ऐसा बैक्टीरिया डाला जाएगा, पराली को खा जाएगा, तो मिट्टी के अंदर मिल जाएगी, वह उसे मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी, उसकी उर्वरकता बढ़ जाएगी। समझ बात है? उसे बैक्टीरिया बोलो सुपर बग, बैक्टीरिया है वो, सही बात है, खा जा पराली को। बैक्टीरिया को बोलो जीवाणु, याद रहेगी बात है। देखो क्या लिखा हुआ, दिशा निर्देश के मुख्य बिंदु। धान की पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक पायलट परियोजना की शुरुआत की जाएगी, करी नहीं गई, की जाएगी। जो चीज की जाएगी ना, वो भाड़ में जाएगी, वो आनेगी नहीं पेपर में, सही बात है, की जाएगी। तो जो शुरुआत करनी कर लेने। इन परियोजनाओं का लाभार्थी एग्रीगेटर किसान उद्योग से जो लाभ उठा सकेंगे, अभी नहीं उठाया, सकेंगे, जो सकेंगे वो भी नहीं आने का पेपर में। नीचे लिखा दें, देखो एक मशीनरी और उपकरण की खरीद पर पूंजीगत लाभ के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त प्रदान करेगी। मेरे काम करनी है, करण दर। सरकार परियोजना की कुल लागत का 65% वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी। सरकार बोलेगी धनिया करेंगे, कुछ भी नहीं करने के बेरी, सारा धरे नहीं तो करेगी। तो इसलिए काम करनी है, यूपीएससी नहीं पूछता साइड पर काम का क्या हो, फ्यूचर की बात हो, पता लग चुका है यहाँ क्या हो। सबसे नीचे लिखा, पराली किसान पराली क्यों जलाते हैं, पढ़ो। किसान फसल की कटाई के श्रम की कम जरूरत वाले उपकरणों जैसे कार्बाइन हार्वेस्टर का सहारा लेते हैं। इसके उपयोग से धान की पराली खेत में ही रह जाती है। वे पता क्या करो, ऊपर का धान तो काट ल, तो पराली खेत में रह जा, फिर वह यह समस्या हो जा। सही बात है, ऐसी कटिंग हो ना फसल की। क्योंकि धान की कटाई मौसम की गेहूं की बुआई के 10 दिन से भी कम का समय होता है, इसलिए किसान अक्सर पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं। क्योंकि 10 दिन बाद उन्होंने गेहूं की फसल भी तो बोनी, फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ गए? अब तो पंजाब हरियाणा में और इसमें यूपी के अंदर बैन लगा रखा है, जो भी किसान जेल में डाल सीधा,
समझ गए। लेकिन क्या करो लोग, पुलिस वाले आवा वहाँ से 4-5 हज़ार रुपये ले वो, और 2-2 से बीघो खेत पूरे फूक दो कुड़ाली में, फिर दिल्ली में उसका असर दिखाई दे। सही बात है। जो आसपास के लोकल थाने वाले हो, ये तो करप्शन हो, इसी चीज़ को हम करप्शन क्या हो। पुरानी और पारंपरिक पद्धतियाँ, ये जो किसान है ना पुरानी पद्धतियाँ अपना रहे अब तक, क्योंकि उनके पूर्वज जलावत थे। उन्हें क्या पता जब नए वाले किसानों को AQI क्या हो, क्या समस्या खड़ी हो रही है इससे। मेरे बाबा तो बता देते शाम के टाइम जब खाट पे बैठ के पढ़ते छत पे हो जाकर ऊपर, क्या कहते बेटे आज संज को बारिश होनी रात को, और सच में बारिश पड़ेगी ना। तो वेदर फोरकास्टिंग फेल होगा। भारत का IMD भी इतना अंदाजा नहीं लगा सकता जितनी मैं परंपरागत तकनीक लगा दी। सही बात। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फेल है बाबा के सामने। मेरी समझ में नहीं आता, तू कहता आज पछुआ चल रही, तो मैं जोड़ जोड़ अच्छा पछुआ, अच्छा पछुआ, मैं पछुआ क्या हो, मैं सोचता था पछुआ नाम का कोई पक्षी हो चल रहा। हाँ वो तो ज्यादा हो रहा है। जल्दी जल्दी अच्छा नहीं है लेकिन कुछ नहीं बता, चुप जाओ, पता लग चुका है। अच्छा बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज हुई। हेलो मैडम प्लीज चुप। अब एक टॉपिक और समझाने जा रहा हूँ मैं तुमको, क्लाउड सीडिंग। इन्हें तो पूरा पूरा इतिहास बदल कर दिया क्लाउड सीडिंग ने। बादलों को जबरदस्ती बारिश करवाई जा रही, बारिश नहीं हो रही। तो एक अगला टॉपिक आया क्लाउड सीडिंग, हटी बनाओ क्लाउड सीडिंग। 5वां टॉपिक क्लाउड सीडिंग। आए तो नहीं तो और कुछ नहीं आया समझ। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड माने क्या हो, बादल, सीडिंग बारिश, बरसना। पहले समझ लो क्लाउड सीडिंग हो क्या है। एक बात बताओ करेंगे मुझे जरा, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा ध्रुव राठी ने वीडियो बना रखा है, मैंने गुरु में भेजा था उसका वीडियो क्लाउड सीडिंग का, उसे वीडियो दोबारा देखियो जाकर, उन्हें ज़्यादा अच्छा समझा रखा है, उन्हें ग्राफिक्स का यूज कर रखा है। पहले मैं मोटे मोटे तौर पर समझा दूँ, समझ लो। एक बात बताओ करेंगे मुझे, राजस्थान में अगर बारिश नहीं हो रही नहीं, अगर वहाँ बारिश पहले चाहिए, तो क्लाउड सीडिंग पता क्या करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या बताएगा, सिल्वर आयोडाइड का दो, सिल्वर नाइट्रेट का दो, पोटेशियम आयोडाइड का दो। तो इस तरह का एक ऊपर केमिकल लेकर जाएंगे। पहले उन्हें बताओ बादल कैसे बना, समझ लो पहले बादल कैसे बना। जो नीचे समुद्र का पानी हो ना, जमीन गर्म हो जाएगी, इसका वाष्पीकरण हो जाएगा, पानी जहाँ भी पड़ा हुआ पानी वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्प बनकर ऊपर जाएगा। और जो भी चीज़ ऊपर जाएगी ना, तो हम बता दें जो चीज़ ऊपर जाती जाएगी चली जाएगी वो जम जाएगी, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान कम होगा। जैसे पहाड़ों पर जाने पर तापमान, बर्फ जमी नहीं मिलती पहाड़ों पर, तरेंगा क्यों नहीं, बर्फ है नीचे ही पाओ तुम। सही बात है। जो जब जैसे ऊपर जाते जाओगे ना तो पानी जम जाएगा, और ऊपर जाओगे और भी ऊपर जाओगे तो पानी और जम जाएगा। थोड़ा जैसे नीचे आओगे तो पानी के रूप में आ जाएगा वो, जितने ऊपर जाओगे। और देखिए तुमने एक पिक्चर थी आई थी जिसमें अपने घर की वो मर जाओ, जग्गी कासनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके को नहीं क्या तुम, एरोप्लेन में बैठ जाओ और एरोप्लेन के नीचे लड़े से बैठ जाओ, लड़की मंडी पे जाकर उससे क्या पता लगा, जम जा पूरा बर्फ जम जा शरीर पर, उससे पता चला साइंस लगाओ। ए पिक्चर गई बाहर में, समझ लो, मैं समझा रहा हूँ समझ लो। सिद्धत मूवी हुआ, और सिद्धत मूवी, लड़की का नाम कार्तिका हो, उसका नाम हाँ समुद्र पार करके तैर करके जाओ। तुम्हें रो रहा था, उससे चक्कर बनाऊंगा मैं, मेरा 50 बार दिल टूटा जो तो रोआ नहीं मैं। सुन लो, चुप हो जा। जैसे 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 ऊपर जाएंगे
तो ऊपर जाने पर क्या होगा, जो पानी होगा ना वो जमता चला जाएगा। मैडम प्लीज डोंट टॉक। तो पानी ऊपर जाएगा नहीं तो और भी ऊपर जाएगा, और भी ऊपर जाएगा। बादल बनने जरूरी नहीं, ये बादल ना पता कैसे हो जा, ये बर्फ के टुकड़े में जम जाएगा जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे। जैसे जो नीचे आएंगे ना तो हल्के होते चले जाएंगे, और जैसे हल्के होते चले जाएंगे ना कोई भी चीज भारी होती चली जाएगी, हल्के होते चले जाएगी तो वो टपकनी स्टार्ट हो जाएगी नीचे। और जहाँ ठंड होगी, जिस मौसम में नीचे ठंड होगी, धूप नहीं होगी उस एरिया में, अगर धूप नहीं होगी तो वहाँ गिरेंगे बर्फ के रूप में। तो लोग हाँ तस्वीर में बर्फ पड़ रही है, क्यों नहीं गिरने की, क्योंकि वहाँ उस एरिया में क्या ठंड है। सही बात है, उन्हें टपक नहीं रही, जहाँ नहीं मिली तो पूरा पूरा ऐसे ही नीचे जम जाएगा। और जिस एरिया में धूप रहती होगी, सही बात है, अच्छी तरह धूप निकलती होगी, उस एरिया में पता कैसे गिरेंगे जाकर, वहाँ गिरेंगे बारिश के रूप में। हमारे यहाँ बरसेंगे बारिश के रूप में। ओले पड़े थे, कारण ये हो कि जबरदस्ती ऐसा होना चाहिए, मौसम में बदलाव हो, इसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सारा एक साथ टपक गया ही कहीं। अब क्या होगा, तो जो बादल है ना में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उन बादलों को नीचे लाया जा सके, और जैसे नीचे ला गए ना तो उनको हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन है, बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उन्हीं बादल कहेंगे हम, बड़े बड़े टुकड़े पर बहुत बड़ी बड़ी बूंदी बन चुकी, उसके ऊपर सिल्वर आयोडाइड डाल देंगे जाकर, एरोप्लेन लेकर, एरोप्लेन उसके ऊपर जाके लेगा और सिल्वर आयोडाइड डाल देंगे। उस सिल्वर आयोडाइड पता क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करके, उस जल के साथ रिएक्शन करके उसको घोल देगा, और घोलने के बाद वो चीजें कहाँ गई, उसमें वजन आ जाएगा, और जैसे वजन आ जाएगा वो टपकना स्टार्ट हो जाएगा नीचे, अब बारिश हो जाएगी तुरंत। देखा मनुष्य ने कहा क्या करा है, कितनी बदतमीजी खिंडाई इसने। 1943-45 में सोचा था किसी व्यक्ति ने, 43-45 में, और आज पता है ना क्या करा, केरल में बारिश करवाई करी, अपने यहाँ करवा दी हमने बारिश, महाराष्ट्र में बारिश करवाई, चेन्नई में बारिश करवाई। लेकिन इसका नुकसान भी है। आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसका कोई नुकसान नहीं बताता, सब इसका फायदा बताओ। एक इसका फायदा नुकसान पता कब हुआ, जब अमेरिका ने वियतनाम पर अटैक कर दिया, वियतनाम के जंगलों को फूंक मारा सारा का सारा, वियतनाम पर अटैक कर ना पूरा का पूरा ऐसा केमिकल डाला उनके वहां से जंगलों को, दुश्मनी निकाल रहा था अपनी, और पूरा का पूरा इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा उसने, और वहाँ बड़ा केमिकल डाला और वहाँ के सारे जंगलों को, आदमियों को केमिकल डाल कर बर्बाद कर दिया पूरा का पूरा। इसका डिसएडवांटेज भी है, समझ गए। तो सिल्वर आयोडाइड का इसे बोला क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम रूप से बारिश करवाना, मुझे पता लग गया। ऐसे यूं नहीं है कि बादल हर जगह हो ना, बादल चलो जैसे मानसून जा रहा है, अब मानसून जानते जाते पहली बार वो केरल में जाएगा, केरल में जाएगा, आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, वहां पहुंचेगा, जब वो पता कहाँ पहुंचेगा, जब वो पहुंचेगा राजस्थान के ऊपर, तो राजस्थान में उसको टकराने के लिए पहाड़ नहीं मिलते, अगर तक पहाड़ मिल जाए ना, क्योंकि वहां पहाड़ी नहीं है, वहीं तो वहीं बारिश हो जाए फिर। तो पता क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे जब ये मानसून ना राजस्थान तक पहुंचेगा, हम एरोप्लेन लेकर अपने एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को राजस्थान तो उड़ाएंगे, राजस्थान तो वहां तो उड़ाएंगे, और सिल्वर आयोडाइड के छोटे छोटे पैकेट डाल देंगे ऊपर से हवा में जाकर, उनकी बौछार कर देंगे, या ड्रोन तभी कर सकेंगे ये काम, और उसके ऊपर डाल देंगे। तो उस समय जो बादल जा रहे थे आगे में, बादल होने जरूरी है, जो नहीं है कि कृत्रिम रूप से कहीं भी बारिश करवा देंगे, बिना बादल के नहीं बारिश हो रही, इसे हम क्लाउड सीडिंग बोल रहे। जब बादल नहीं होने पानी नहीं होने का, पानी का खुद लेकर जाएगा आपस में, तो बादल बनने जरूरी है, बादल नहीं बनने फिर क्या चार डाल लोगे, उन बादलों को वहीं रोक को वहीं बारिश करवा देंगे, फिर पता क्या होगा, फिर उत्तराखंड में सूखा पड़ेगा, क्योंकि जो मानसून यहाँ तक पहुंचा था ना वो भी नुकसान पहुंचेगा, तो वहां राजस्थान वालों को फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा फिर वहां से। इससे पता क्या हुआ, चाइना के अंदर जब मैच चल रहे, ओलंपिक चल रहे थे, तो वहां क्लाउड सीडिंग करवा दी गई थी, क्लाउड सीडिंग करवा दी गई थी वहां से, ताकि मैदान पर धूल न उड़ा, एरिया पूरे एरिया में जहां ओलंपिक चल रहे थे, चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर, 2010 के आसपास, 2010 तो पहले की बात है, बहुत पहली बात है, करवा चुके हैं वो लोग, बहुत आगे जी रहे। इसे हम क्लाउड सीडिंग बोल रहे हैं। तुम्हारे लिए क्या काम का, एक तो पूछा क्लाउड सीडिंग कब हो सके, उसके लिए अनिवार्य कंडीशन क्या है, आकाश में बादल होने बहुत जरूरी है, और वहां का जो तापमान है ना उस एरिया का, ऊपर जाओगे माइनस के 12 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान होना चाहिए, वहां से माइनस में तापमान, जो चीज जमी रहेगी, सिल्वर आयोडाइड तभी क्रिया करेगा उसके साथ, और रिएक्शन करके जो चीज भारी हो जाएगी, फिर नीचे आकर गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ अगर उस एरिया में क्या है ऊंचाई ज्यादा और वहाँ ठंड वाला इलाका हो, तो वहाँ क्या करे, बर्फ के रूप में गिरेंगे, समझ गए, वहाँ बर्फ के रूप में गिरेंगे, और जहाँ गर्मी वाला इलाका वहाँ पानी के रूप में बरसना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे एरिया में। तो बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ी खोज, इससे हम कुछ भी कर सके। लेकिन दिक्कत तो एक है ना, बादल भी थोड़ी जरूरी, ठीक। लेकिन इंसान इतना बदतमीज है, तुम देख रहे ना, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा कर लगा कि समुद्र के अंदर तो बादल बना के ऊपर आकाश में हो जाएगा। जब उसने बारिश करवाई थी, जब उसने बारिश करवाई थी, और बच्चे, अब यहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, सही बात यार, यहाँ के लड़के लड़की क्या कर रहे हैं, वे एक दूसरे की बुराई करने पर लग रहा है, तेरे बारे में कह रही थी भाई, इन तो बाहर भी निकल जाओ, यहाँ हो रही क्लाउड सीडिंग,
दुनिया पहुंच गई चांद पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ए वैरियो सुनियो, अजी सुनियो, ए